हेलो हेलो। छोटा सा मास्टर बनेगा तुम लोग। लड़ाई करता है विद्यार्थी का काम है, एक मास्टरों का यही काम है। आ सीट के लिए वहां ऐसा क्या है जो लड़कियों के पीछे में बैठना है? पीछे में जाके, पीछे पूरा खाली, अभी लड़का बैठिए रहा है। छोटा सब कहेंगे। ये लड़ाई झगड़ा करना तुमको उसको शांत करना है। तू अपने लड़ाई करता है। दो छोटा सा। आ जाओ, शुरू करें। चलते हैं हम लोग, टाइम ना बर्बाद करते हुए अपने क्लास की ओर। अरे अरे टेलीफोन देखो, क्लास में खड़ा है, फोन यार है रे बाबू, फोन कर रहा है, तुम कहां हो? वो कह रहा है हम इधर, हाथ हिला रहा है। कहीं बैठ न जाओ, क्या हो जाएगा? तुम खड़ा क्यों? बैठो। शुरू करें। कितना नंबर तक हुआ था पिछले क्लास में? 261, 262 से पढ़ाना था। चलिए हम लोग इधर चलते हैं। चुंबकीय प्रभाव क्षेत्रों का प्रमुख उपयोग क्या है? बताइए क्या है? दिशा सूचक बनना। चुंबक का प्रमुख उपयोग क्या है? दिशा सूचक बनना। काहे नहीं खिसक रहा है? अरे यार, क्या हुआ? हाँ? अच्छा ठीक करवा देंगे। देखो ना कहीं लाइन का स्विच विच होगा, देखो दे दो। हम शुरू करें? क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है? इधर आ जाओ। चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य उपयोग क्या है? दिशा सूचक। हम बोले चुंबक हमेशा किस दिशा में लटकता है? नॉर्थ साउथ। किस दिशा में? आ जाते हैं। चुंबक के किस ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं? नीला। देखो नीला ध्रुव जो होता है वो उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल, और लाल ध्रुव जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है, साउथ पोल। नीला ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है और लाल ध्रुव कौन होता है? साउथ। नॉर्थ पोल नीला, साउथ पोल लाल। याद ना रहे तो नॉर्थ नीला, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नीला, साउथ पोल कैसा? लाल। अच्छा बताओ किसकी प्रबलता ज्यादा होगी, नॉर्थ की कि साउथ की? अरे अगर आपको क्वेश्चन दे दे ऑनलाइन वालों, बताओ प्रबलता अधिक होगा, प्रबलता अधिक होगा, पहला ऑप्शन होगा नॉर्थ पोल का यानी उत्तरी ध्रुव का, दूसरा होगा दक्षिणी ध्रुव का। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? तीसरा हो जाएगा दोनों का बराबर। नॉर्थ और साउथ दोनों का क्या होता है? बराबर। लिखेगा प्रबलता दोनों ध्रुवों का समान होता है। प्रबलता दोनों ध्रुवों का समान होता है। जितना नॉर्थ पोल की प्रबलता उतने किसकी? साउथ की। दोनों ध्रुवों का क्या होता है? समान। चुंबक में किस ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं? कौन सा? नीला। और दक्षिणी ध्रुव किसको कहते हैं? चुंबक का कौन सा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाता है? लाल। कौन सा? अगला है दोस्त मेरे कि किस प्रयोग द्वारा चुंबक की धारा क्षमता जांच की, धारण क्षमता जांच की जा सकती है? वही लोहा सटा के, जेकरा में लोहा ज्यादा सटेगा उसकी धारण क्षमता ज्यादा, जिसमें लोहा कम सटेगा उसकी धारण क्षमता कम। आंसर बता क्या हो जाएगा?
लोहे के छड़ का प्रयोग करके हम लोग उसकी धारण क्षमता की जांच कर सकते हैं। अब बताओ, धारण क्षमता ज्यादा है मतलब चुंबकीय गुण ज्यादा है, और धारण क्षमता कम है मतलब चुंबकीय गुण क्या है, कम है। हाँ जी, छूट गया, छूटा, अरे छुट्टा सब, आ जाओ इधर। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान दे दो, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक, डोंट मेक अ साउंड, कीप क्वाइट, एकदम चुप हो जाओ। दोस्त मेरे, ये तो करियर के अंतिम पड़ाव है, इसके बाद जिंदगी में तोरा कभी वहां बैठने का मौका नहीं मिलेगा। या तो तू यहां से पढ़ाएगा, ना तो कोनो कंपनी में जाकर काम करेगा। बिहारी है, तोरा पास दूसरा उपाय नहीं, इसलिए एकदम अंतिम बार बैठने का मौका मिला है, सीख लो। कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर सिंपल सा बात करते हैं, पानी को गर्म किए हैं, इस समझ लीजिए, आज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा इसको याद करने का। पानी को गर्म किए हैं, वाष्प में बदल जाता है। पानी गर्म किया तो वाष्प में बदलता है, तो पानी को गर्म करते हैं यानी ऊष्मा देते हैं, किसमें बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। और यह क्रिया हम लोग की कहते हैं, एकदम सिंपल है, वाष्पीकरण। बोलो हाँ। तब बताओ, ये ऊष्मा लिया पानी की दिया, इसको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। बोलिए, जो ऊष्मा लेगा ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा देगा ऊष्मा क्षेपी। बहुत बढ़िया बात। अब एक बात बताइए, पानी द्रव है, पानी क्या है, आप पानी से कभी बर्फ बनाए हैं, तो बर्फ बनाए मतलब क्या बनाए, ठोस। तो क्या कहते हैं हम, जम गया कि पिघल गया, जम गया। क्या चीज में, फ्रिज में, अरे फ्रिज में ना जमा। आपको पता होगा बर्फ को हिम भी कहते हैं, बर्फ का दूसरा नाम क्या है। तो पानी जो बर्फ में बदला, इसको हम लोग हिमीकरण, इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं। ये दोनों में किसी को डाउट है क्या, है क्या। पानी वाष्प में बदलेगा, वाष्पीकरण। घर में भी हम लोग कहते हैं पानी वाष्पीकृत हो रहा है, या पानी ठोस में बदल जाएगा, जमना, फ्रिज में, हिमीकरण। बोलिए, आप देखो, पानी वाष्प में बदल गया, पानी बर्फ में बदल गया। अब पानी, पानी तो द्रव है, ध्यान से समझना। अब वाष्प जो है वो भी तो पानी में बदल सकता है, ठंडा होकर के कि गर्म होकर के, ठंडा होकर के। और ठंडा कोई कब होगा, जब उष्मा निकालेंगे कि देंगे। उष्मा का निकलना उष्मा क्षेपी, और उष्मा का देना उष्मा शोषी। उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी से आपको टीआरई में कितना बार क्वेश्चन पूछा है, 4 से 5 बार, कितने एग्जाम में। वाष्प को पानी में बदले, है ठंडा कर देंगे पानी में बदल जाए, बदलेगा ना। तो जैसे हम लोग कहते हैं, एक प्रोसेस है कि अगर हम कहते हैं कि हम किसी को, अभी ये लड़की को हम चाकू मार दें, मान लीजिए मार दें, तो मार देंगे तो आप हमको क्या कहेगा, मर्डरर। इस पूरे मर्डरर अगर हम कह दीजिएगा ये लड़की का मर्डरर है, मर्डरर है, इसका मतलब इस लड़की को चाकू इसने मारा है। बोलिए, तो वैसे ही वाष्प का पानी में बदलना एक प्रोसेस है, जिसका एक नाम हम लोग देते हैं मर्डरर। मर्डरर बोले तो संघनन। तो चूंकि दैनिक जीवन में मर्डरर, मर्डरर, आशिक, मोहब्बत, ये सब डेली यूज आता है, तो आप याद रखते हैं। ये आपके डेली यूज में नहीं आता, नहीं याद रखता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। बोलिए हाँ। अब मामला ये है, 3 गो अवस्था है, एगो ठोस यानी बर्फ हो गया, द्रव यानी पानी हो गया, और गैस यानी भाप हो गया। बोलो। अब दोस्त मेरे, ठोस जो है वो सीधे गैस में बदल गया,
या जैसे आप कपूर ले लीजिए, कपूर ठोस अवस्था में होता है, ओकरा में आग लगा दीजिए, तो पिघलता नहीं है, वो सीधे गैस में बदल जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? अब अगर गैस सीधा ठोस में बदला, गैस को सीधे ठोस में बदल दिया अगर, तो जैसे हम बोले ऐसे चाकू मार दिया तो मर्डरर, तो गैस को ठोस में बदल दिया। इसका स्पेशल नाम है जिसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण। इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं इसको? कै गो हुआ? 3 और 2 5। देखो, ठोस द्रव में बदला, ठोस ठोस ठोस, ठोस बताओ, ठोस द्रव में बदल जाएगा। ठोस द्रव में मतलब बर्फ पिघल जाएगा। ठोस जो है ये द्रव में बदल जाएगा, मतलब बर्फ क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो पिघल जाना क्या कहलाता है? गलन। हम लोग नहीं कहते बर्फ गल गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग। बोलिए हाँ। आज जहां जहां ठंडा करना पड़ रहा है इसका मतलब उष्मा निकालेंगे, उष्मा छेपी। और जहां जहां गर्म करना पड़ेगा उष्मा लेंगे, मतलब उष्मा शोषी। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पानी को वाष्प में बदलना, पानी को वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। बोलवे नहीं करेगा। पानी को वाष्प में बदलना, तो पानी जब वाष्प में बदलेगा, पानी है आपके कड़ाही में, ओकरा वाष्प में, वेपर में बदलना है। आप कॉन्फिडेंट रहिए दोस्त, एकदम समझ में आएगा। पहले से आप दिमाग में सोच के बैठे साइंस हमारा ये नहीं करेगा, फिर एकदम नहीं आना है। आप ही समझिए कि साइंस का पूरा भारत का सबसे बड़ा टीचर टॉप 3 में से एक है हम। हमारा नहीं बुझाया मतलब तोरा कहीं नहीं बुझाएगा। जनरल कंपटीशन में मेरे से बड़ा टीचर नहीं है साइंस का, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो तू अगर हमरा से नहीं बुझा रहा है कर मतलब तू चोट्टा है, ध्यान नहीं दे रहा है। एकदम सिंपल सा बात है। तो दोस्त थोड़ा सा ध्यान दो, हम समझा देंगे। ये लड़की साफे अनमना देख रही है, की हो रहा है? तू तो पहला दिन क्लास है? तीसरा? हाँ वही पहला दूसरा होगा, हार्डली तीसरा। क्या आज पहला दिन हम देख के बता देंगे अगर पहला दिन है, बता दें। लड़की में कि लड़का में? लड़की में। अच्छा रुको खोज देते हैं, खोज देते हैं, रुको न। क्या रे, कब से आ रही है तुम? आज आइए नहीं एग्राम में, तो पहला दिन रुको ना, एक बार और देख लेते हैं। मेरा कैमरा स्कैन ही नहीं कर पा रहा है। ये यही लड़की नई है, बाकी तो हमको लगता है सब पहले से आ रहा है। लड़की में और कोई है जो आज पहला क्लास होगा? एक आध को जरूर कोई है जो पहला क्लास है। हमको तो नहीं मिल रहा है। तुम है रे, ये है, ये दोनों पहला है। हाँ पहला दूसरा क्लास है दोस्त मेरे। ये समझ के बैठो कि हमरा बुझाएगा, ठीक ना? ये मत समझोगे लगता है नहीं बुझाएगा। इधर इधर हमको देखो, देख रहे हो हमको? बाकी पूरा दुनिया छोड़ दो, इधर आओ। कहते हैं ठोस द्रव में बना। पहले सोचो, वहां गड़बड़ हो जाएगा। ठोस है बर्फ, पिघल के द्रव बना पानी, तो गल गया, गलन। इसमें कोई दर्द है? ये तो याद है, पानी वाष्प में बदलेगा। ये नहीं जानत है जग में कि पानी वाष्प में बदलेगा, वाष्पीकरण। बोलो हाँ। ये तो याद है? नहीं याद है तब सोचना, पानी है वाष्प में बदल रहा है, लोहिया में डाल दिए, आग दे रहे हैं, गरमा रहा है, वाष्पीकरण। और उष्मा दे रहे हैं कि ले रहे हैं? तो उष्मा शोषी की छेपी। बहुत बढ़िया। अच्छा पानी बर्फ में बदल गया तो जम गया कि नहीं जमा?
इसको कहते हैं हिमीकरण। ये भी तुमको याद है। बाकी बचा ये तीन जो तुमको याद नहीं है, और यही तीन पूछता है, वो तीनों ने पूछता है। तो तुम याद रखो, ठोस का गैस में बदलना, वो जो पाता ना, गैस का ठोस में बदलना, निक्षेपण, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। आई जो वाष्प जो ठंडा होकर पानी में बदलता है, इसको संघनन कहते हैं। यही तीनों पूछता है। हमको तो लगता है थोड़ा पूछबो किया है, पूछा है ना, तो लग रहा है मजाक कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हमारा दोस्त पता है, तो याद है हमको सारा क्वेश्चन। इसको लिख लो जल्दी से। एक चीज और बताओ, रुक रुक रुक, तब लिख ना, हटा देंगे, लिखो कैसे। इधर एक बात, इधर इधर देखो, ठोस है यानी बर्फ है, द्रव में बदलना है, गरमाना पड़ेगा कि ठंडाना पड़ेगा? अब गरमाएंगे हम कब? जब हमारा उष्मा दोगे, आप द्रव को और गरमाएंगे तो क्या बन जाएगा? गैस। कब? जब ये उष्मा सोसी की छेपी, अरे बोलो ना रे, उठा के फेंक देंगे यहीं से, बोलो सोसी की छेपी। इतना छोटा बच्चा मास्टर बनेगा तो की पढ़ाएगा? गैस है, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? अरे गैस को ठंडा करेंगे द्रव, और द्रव को ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव। द्रव को ठंडा करेंगे और ठंडा कर देंगे पानी को, तो ठोस नहीं बन जाएगा? तो उष्मा, और ठंडा करने के लिए उष्मा निकालना ना पड़ेगा। अब देखो, ठोस, तुमको ठोस द्रव में बदला, पिघला कि नहीं पिघला? अरे बर्फ है पानी में बदला, गलन होगा? बोलवे नहीं करेगा। ठोस सीधे गैस में बदल गया, ऊर्ध्व पातन, बोलो हाँ, बोलो हाँ। द्रव ठोस में बदला, जम गया कि नहीं जमा? जमा। इसको क्या कहेंगे? हिमीकरण, बोलो हाँ। गैस सीधे ठोस में बदल गया, निक्षेपण, डिपोजिशन, बोलवे नहीं करेगा। अब बचा क्या? क्या हो गया? 4 गो। अब द्रव का, गैस से द्रव, गैस से द्रव, तो ठंडा करना पड़ेगा, बोलवे नहीं करेगा। इसका एरो इधर है, ठोस से गैस, यह ठोस से द्रव, आई है द्रव से ठोस, आई है गैस से ठोस, आई है गैस से द्रव, तो गैस से द्रव क्या कहलाता है? संघनन। और क्या बचा? द्रव से ठोस कर दिए हैं, द्रव से ठोस क्या? हिमीकरण कहां किए हैं? कर दिए हैं। एक और बचा, देखो कौन? द्रव से गैस, द्रव से गैस, ये वाला, अरे बोलो ना रे, द्रव से गैस, यही बचा क्या? इसको क्या कहेंगे? द्रव है पानी है, इससे गैस बनेगा, क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। तोरा लिए जो दोस्त एकदम महान भी आए है, वो है ये एक संघनन, ऊर्ध्वपातन, डिपोजिशन। बोलो, लिख लो ऊपर वाला। बाप रे बाप, लिख, लिखो, धीरे धीरे खिसका देंगे। गैस को प्लाज्मा बन जाएगा, उसका कोई प्रोसेस का नाम नहीं है। जैसे किसी को तुम जाके चुम्मा लेके चल आओगे, तो उसका नाम चुम्मीकरण नहीं है ना, हो जाएगा, उपलब्ध शब्द नहीं है। अरे सारे चीजों के लिए शब्द उपलब्ध है क्या? अभी तुम चल क्या बोलेगा, इसको क्या कहेंगे सर बताइए? तो नीचे से ऊपर चढ़े, चलावीकरण, ये जबरदस्ती वाला शब्द है।
हर चीज के लिए स्पेसिफाइड वर्ड्स नहीं है, क्योंकि आप उल्टा सोचते हैं, दुनिया थोड़े उल्टा सोचती है। हाँ हाँ हाँ, एकदम सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। जल्दी लिखें। टीवी लगवाएंगे, रुको ना, टाइम नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन से हम अपने परेशान हैं। बढ़े। ऑफलाइन में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 का मात्र 3100 रुपए में फुल सिलेबस का, जो भी नए बच्चे आएंगे और पढ़ना चाहेंगे, ऑल पेपर, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ऑल पेपर का नया बैच आ रहा है शुक्रवार से, आने वाले शुक्रवार से। 3100 रुपया फी है। टाइमिंग है उसका शाम में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। टारगेट बैच, ये जो 12,000 वाला लूट चल रहा है ना, उसी का ही जुगाड़ है। मात्र 3100 टका में। चला, उतना फीस लेने का जरूरत नहीं है जितना फीस लिया जा रहा है। ये अनर्थ वाला बात है, काफी अनर्थ वाला बात। मेरे यहाँ, अच्छा तुम तो अभी और जगह भी पढ़ता होगा, मेरे यहाँ भी पढ़ रहा है, तुम मेरे टीचरों से भी पढ़ लिया, ज्योग्राफी वाला से भी भेंट हो ही गया तेरा, पॉलिटी वाले से भी भेंट हो ही गया, वही टीचर हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो तुम एक बार अंदाजा लगाना कि किस लेवल में फीस लिया जा रहा है और कौन सी क्वालिटी के का कंटेंट दिया जा रहा है। अभी हम एक नया टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, उस टेस्ट का नाम है संडे संडे होगा वो, और सिर्फ एक दिन होगा सप्ताह में, और उस टेस्ट का नाम है हॉटशॉट। हॉटशॉट मतलब एवे करेगा टेस्ट, ठीक ना। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, फिर आप अपना बुद्धि नहीं लगाओ। ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए होगा, ठीक है। जो आपका कॉमन पेपर है 6 to 8, 9, 10 का, जीएफ जिसको आप कहते हैं, जनरल स्टडीज, उससे क्वेश्चंस होंगे, वो तो 1 to 5 का पूरा है। तो एक ऐसा समूह हम क्वेश्चन का 100 का बना रहे हैं, जो बच्चा अगर अभी से एग्जाम तक में 10-12 टेस्ट भी दे पाता है, 1200-1500 क्वेश्चन, तो उसको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मिले जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, चाहे वो इजी है, चाहे वो मॉडरेट है, चाहे वो टफ है। उसका एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि सेम टाइम में डिस्कशन भी है। आप 1 घंटे का टेस्ट दीजिए और 2 घंटा बैठ के वो हॉटशॉट का डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। इसी सप्ताह से उसको लागू कर रहे हैं। हाँ, ऑफलाइन में आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी यूट्यूब पे रहेगा। टाइमिंग अभी तो टाइम है ना 3-4 दिन, तो टाइम बता देंगे। ई हो गया, इसको लिख लीजिए। ई मत लिखिएगा आप, ये अपने घर पे आप जाके अपने मन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम 3 गो जो घेरे हैं, 3 गो घेर लिए, लास्ट का 3 गो अरे नहीं घेरे। ठोस से ऊर्ध्वपातन, डिपोजिशन और संघनन, यही 3 गो पूछेगा। ऊर्ध्वपातन तो आपको पूछा भी है, नाम चेंज कर देता है। सब्लिमेशन है ना, इसका तेसर नाम रहता बाबू, तो हमारा नहीं पता रहता। अच्छा, हिंदी तो हम लिख दिए, इंग्लिश यहां पीछे लिखे हैं हम। अरे क्या करता होगा ना, इसी को सबलिमेशन दे देगा। हाँ, तो लिख दिए हैं बाबू, एकदम सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, पूरा डिटेल आपकी सेवा में है। ऐसा करता है। अच्छा बताओ, हम बोले थे ना ट्रांसलूसेंट, पारदर्शी नहीं लिखता है, ट्रांसलूसेंट लिख देता ताकि बच्चा फंस जाए। हाँ कोई बात नहीं, हम दोनों लिख दिए हैं। बढ़े, अरे बढ़े हो। और ऑनलाइन में भी वही बैच अवेलेबल होगा, बहुत मिनिमम से मिनिमम फी में। हमको लगता है मात्र 499 में वो बैच पूरा का पूरा अवेलेबल होगा। कल से परसों तक लॉन्च करेंगे। बढ़े,
जल्दी लिख। हॉटशॉट का डिस्कशन यूट्यूब पे होगा बिल्कुल फ्री। हाँ 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 हाँ, टेस्ट नहीं, टेस्ट का पैसा, पीडीएफ का पैसा लगेगा भाई। बाइलिंगुअल आज का तुम टेस्ट मारा होगा तो बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में मिले होंगे आपको, और कर रहे हैं। उसमें हम एक टीम बनाए हैं। आप आने वाले 3-4 टेस्ट के बाद आपको टेस्ट बाइलिंगुअल मतलब तो नहीं मिलेगा क्योंकि, लेकिन हर वर्ड का इंग्लिश आपको उपलब्ध मिलेगा। 2-4 टेस्ट और जाने दीजिए, हर वर्ड का इंग्लिश मिलेगा। बढ़े, अरे इंग्लिश खाली साइंस से मैथ में जरूरी है, बाकी में आर्ट्स में थोड़े अब सिकंदर को SIKINDAR लिखेंगे। जल के वाष्प बनने, टॉपिक अगला चैप्टर है कौन, जल। तो इसमें जल की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जल के वाष्प बन, अच्छा बताओ जल में कोई रंग है? चलो अगर जल पढ़ना ही है तो जल को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक ना, जो एकदम VBI है। एक बात बताइए, कैसे आप पहचानते हैं कौन तत्व है, कौन यौगिक है, कौन मिश्रण है? हम बताते हैं कैसे पहचानना है। अगर तत्व कैसे पहचानिए, ये जो है H है या H2 है या हवा है, तो इसमें आपको पहचानना होगा कौन तत्व, कौन यौगिक, कौन मिश्रण। एक मिनट रुक जा, रुक ना। अगर अकेले है कोई भी फॉर्मूला तो वो तत्व है, किसी के साथ में फॉर्मूला है तो यौगिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है तो मिश्रण। नहीं समझे? अगर आपको कह दे कि अकेले सूत्र है, अकेले सूत्र है तो क्या है, तत्व है। अगर एग्जाम्पल अगर लोगे तो HOC यौगिक, किसी के साथ सूत्र है। अरे जगह पूछ है वो बंदर ना है, ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं अगर एग्जाम्पल हो गया H2O2 CO2 H2O। अब मिश्रण, ये सबसे सूक्ष्मतम जुगाड़ है, मिश्रण सूत्र ना हो। एक मिनट रुक 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 ना, सूत्र ना हो। एक एग्जाम्पल ले लो, शरबत। बताओ चीनी का सूत्र होता है? नहीं होता है, C12H22O11। अब पानी का सूत्र होता है H2O, लेकिन बताओ शरबत का कोई सूत्र है? आप बताओ हवा का कोई सूत्र है? ऑक्सीजन का सूत्र है, लेकिन हवा का कोई सूत्र है? नहीं है, तो ये क्या है, मिश्रण। देखो तो जकर अकेले सूत्र होगा तत्व, जकर किसी के साथ सूत्र होगा यौगिक, और जकर कोई सूत्र नहीं होगा मिश्रण। बोलबे नहीं करेगा। जकर अकेले सूत्र होगा तत्व, तब पहचान लीजिएगा। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु। जल्दी लिख। हॉटस्पॉट का दोस्त हम जुगाड़ दोसर लगाए हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि 2000 क्वेश्चन बच्चा को एग्जाम से पहले पढ़ाएं और कुछ कुछ क्वेश्चन उससे हेल्प मिले बच्चों को, और डिस्कशन भी तगड़ा लेवल पे हो। बोलिए क्या? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का टीचर भी है मेरे पास, बहुत बढ़िया, लेकिन अब बच्चों की संख्या के आधार पर ही हम बैच देंगे, क्योंकि मेरा जगह चला बर्बाद हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अभी 3 गो बिल्डिंग लिए हैं तैयो जगह नहीं, एगो वो है, एगो ई है, एगो वहां है, जगह का थोड़ा दिक्कत। फिर भी हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स का हमारे पास जो टीचर हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब स्टूडेंट फ्रेंड्स में उनकी किताब आती है 11th-12th की। लेकिन और भी 2 टीचर है मेरे पास, लेकिन उनका क्लास लगाने का मतलब है कि फिर एक रूम एंगेज करना। हम देखते हैं, कुछ सोच रहे हैं उसका। पीजीटी का मैथ का भी स्पेशल क्लास आने वाला है। 11th-12th वालों का ज्योग्राफी, मैथ, बोटनी, जूलॉजी, दोस्त कंटेंट बनेगा तब ना। बना रहा, पता चला कंटेंट बन रहा है, बनिए रहा है। लगभग 12-13 आदमी लगल है मैथ का कंटेंट खाली बनाने के लिए 11th-12th का। कंटेंट दे रहा है तो 5 गो ऑप्शन वाला क्वेश्चन कम है, ई 9-13 चल रहा है। कंटेंट बनेगा तो हम अपने अनाउंस कर देंगे। हो गया। ई अकेले सूत्र होगा तत्व, किसी के साथ सूत्र होगा योगी, कोई सूत्र नहीं होगा मिश्रण। क्लियर है? अब ने जल क्या है? अब जब ई बात करोगे दोस्त तो जल क्या है?
क्या है? अच्छा, कभी पानी पिए हो, शरबत पिए हो? अच्छा, कभी पानी अगर पिए हो, ऐसे मान लो हम पानी पिए, ये H2O है। कभी ऐसा हम लोग बोलते हैं ये H2O है, H भी है, O भी है। कभी ऐसा बोलते हैं हाइड्रोजन बहुत है? कभी ऐसा कोई बोलता है? पानी पी के कोई बोलता है अरे यार ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहुत है, ग्राम में ऑक्सीजन? नहीं बोलते हैं, क्योंकि यौगिकों में इसके अवयवी तत्व का गुण H और O का गुण नहीं रहता है। जब मिश्रण में आइएगा, शरबत, शरबत ऐसे हम पीते ना, चीनी ज्यादा है, मिश्रण में इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। नहीं समझे? जल रंगहीन है, आप कहिएगा सफेद है, सफेद कोई रंग नहीं है, सफेद को रंग नहीं माना जाता है, काला को रंग नहीं माना जाता है, तो ये रंगहीन है, ये स्वादहीन है। कभी कभी लोग कहता है खराब लग रहा है, बड़ी खराब स्वाद है पानी का। तो पानी का स्वाद खराब नहीं है, नीचे जो मिनरल्स है या तो वहां पर लोहा की मात्रा ज्यादा होगी जो उसके साथ मिक्स होके आ रहा है। पानी का अपना कोई स्वाद नहीं है, ना ही कोई अपना रंग है। और पानी की अगर बात करोगे, ये तत्व है कि यौगिक है? अकेले सूत्र होगा तो तत्व, किसी के साथ सूत्र होगा यौगिक, कोई सूत्र नहीं होगा मिश्रण। क्लियर है? हवा क्या है? मिश्रण है। हवा क्या है? शरबत क्या है? क्या है? पक्का। ऑक्सीजन और हवा में अंतर है, हवा का एक अवयव है ऑक्सीजन। जैसे मनुष्य का शरीर और हाथ में अंतर नहीं है, मनुष्य का शरीर और हाथ में अंतर है कि नहीं है? नहीं है, शरीर अलग है, हाथ अलग है। बोलिए, शरीर का एक अंग है हाथ, बोलिए ना हो। तो हम लोग दोस्त मेरे कहते हैं कि H2O की अगर हम बात करें तो H2O स्वादहीन रंगहीन है, यह एक यौगिक है। क्या है ये? इसकी 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब ये ठोस अवस्था में होता है तो ये बर्फ बन जाता है, जब ये द्रव अवस्था में होता है तो इसको पानी कहते हैं, जब ये गैस अवस्था में होता है तो इसको वाष्प कहते हैं, वेपर कहते हैं। बोलिए, जब ये ठोस अवस्था में होता है तो इसे बर्फ कहते हैं, जब ये द्रव अवस्था में होता है इसे पानी कहते हैं, और जब ये गैस अवस्था में होता है क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। गौर फरमाइएगा, जल के वाष्प, यानी ये द्रव से क्या बना? हाँ, द्रव से गैस बना। अब देखो यो झोल है, क्वेश्चन अगर देगा तो फंसाने वाला चाहेगा तो तुरंत फंसा देगा तुरंत। हाँ, आज के टेस्ट में ही क्वेश्चन था, क्या था? वो तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उस पर हम लोग अलग से बात कर। क्वेश्चन इधर आओ, इधर ध्यान से समझना। हमने कहा आपको वाष्प और गैस में अंतर है। आप बोलोगे क्या अंतर है? हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि जल द्रव है, ये वाष्प गैस है। नहीं, ये जो आप अभी देख रहे हैं, जो आपके अगल बगल में है, ये गैस है। क्या है? आज जब पानी को गर्म करते हैं तब जो गैस और द्रव मिल के वाष्प के रूप में मिलता है। वाष्प मतलब द्रव की छोटी छोटी बूंद और गैस। गैस मतलब गैस, गैस मतलब सिर्फ गैस, उसमें द्रव की बूंद नहीं रही। जैसे वाष्प हम कहते हैं, वाष्प में भी थोड़ा कहेगा बताओ ये क्या है? गैस भी है और क्या है? अरे पानी को खोला रहे पानी वाष्प बन रहा है, उसमें तो गैस भी है, द्रव भी ना, द्रव की छोटी छोटी बूंदे हैं, वो वाष्प है। लेकिन यहां जो गैस है ये गैस है। वैसा गैस जिसमें द्रव की बूंद ना हो वो गैस है, वैसा गैस जिसमें द्रव की बूंद हो वो वाष्प है। लेकिन अगर गर्म हो तो वाष्प है, ठंडी जल की बूंदे हैं तो कुहासा है, धुंध है, फिर अलग अलग है। नहीं समझा? थोड़ा सा दिमाग अस्थिर कर, कितना सिंपल तो समझा रही, तो घर के रसोई के काम है, नहीं है रसोई का काम। अच्छा एक बात बताइए, आप कभी कुहासा में गाड़ी चलाएं, ये चले हैं तो आपको वाष्प और पानी दोनों का मिश्रण मिलता है, बड़ी धुंध है,
खाते हैं कि नहीं? तो जब ठंडी हवा में पानी की बूंदें हो उसे धुंध या कोहरा कहते हैं, और जब गर्म हवा में पानी की बूंदें हो तो उसे वाष्प कहते हैं, और अगर सिर्फ हवा हो तो उसे गैस कहते हैं। तो जिंदगी में पहली बार ही सीखा होगा, फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। हमरो सीखने में चला 3-4 साल, पढ़ाते पढ़ाते लग गया। हम ये हाल फिलहाल 2 साल पहले ही सब सीखे, न तो हमारा सब लगता था एक के है। अब जब ये क्वेश्चन मिला ना, क्वेश्चन एकदम सिंपल था, क्वेश्चन गलत था बच्चों का, बच्चे गलत बना के आए। क्वेश्चन पूछा संघनन, संघनन क्या है? ऑप्शन था गैस से द्रव, और दूसरा था वाष्प से द्रव। लड़का का दिमाग हिल गया। वाष्प से ना द्रव बनेगा? आई गैस कितना यहां ठंडा कर देंगे पूरा एनवायरनमेंट को तो गैस द्रव बन जाएगा। वाष्प द्रव बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। बोलो, अगर वाष्प के बारे में वो क्वेश्चन पूछा, वाष्प के बारे में ही कि ये जले पढ़ रहे हैं हम लोग, गैस में द्रव, और दूसरा पूछा द्रव में गैस, ये क्या है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अभी रूम में बच्चा है कि बच्चा में रूम है? तुम लोग बच्चा है जी, बच्चा के बाप बच्चा के माए है। ये रूम में बच्चा है कि बच्चा में रूम है? ये मैडम हंस रही है। रूम में बच्चा है यानी बड़ा में छोटा, पानी में चीनी की चीनी में पानी। पूछता है तुरा, अच्छा हम तुरा फालतू के बोले, एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, हमारा बेरोजगारी नहीं है। पानी में चीनी की चीनी में पानी, पक्का? पक्का? सच पूछे तो पूरा दिन में सबसे फेवरेट बैच है मेरा, और लगता है कि एक मैच्योर आदमी को पढ़ा रहे हैं। मतलब बच्चों के चेहरे की हंसी से पता चल जाता है कि ओकरा बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है। देखो, और वो ग्रुप डी वाला बच्चा सब 10th 11th पास करके आता है, वो मेंटली डेवलप नहीं होता है, तो उसको और थोड़ा सा नीचे जाके पढ़ाना पड़ता है। आप लोग तो ऊपर ऊपर बहुत आसानी से समझ जाते हैं। अभी देखिए, हम कहते हैं जो ये रूम बड़ा कि बच्चा बड़ा, पानी ज्यादा कि चीनी ज्यादा, तो ज्यादा में कम कि कम में ज्यादा? रूम में बच्चा तो ज्यादा में कम, कभी नहीं कहिएगा बच्चा में रूम, गबला नहीं जाएगा। अरे हाँ कि ना? अगर आपको अब यहां बताओ, वाष्प है तो वाष्प में तो गैस ज्यादा है, द्रव की छोटी छोटी बूंदे हैं, तो बताओ गैस में द्रव है कि द्रव में गैस है? गैस में द्रव है। धुंध ले लो, धुंध कुहासा, गैस में द्रव है? बोले वे नहीं करें। गैस में बादल, बहुत सारा गैस है, उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं, तो गैस में द्रव है कि द्रव में गैस है? गैस में द्रव। शरबत ले लो, पानी में चीनी की चीनी में पानी, पानी में चीनी, पेट में भोजन की भोजन में पेट। अभी बहुत जगह पढ़ाएंगे, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए। यहां आंसर बता दीजिए क्या होगा, इसको लिख लीजिए। जल जो है, चला 2 लेक्चर का काम है जल पढ़ाना, सिर्फ जल। कौन बाबू? कौन सा? तू ही बताओ ना। हम तेरा बोले थे मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। प्राकृतिक परिवर्तन आंसर नहीं ना होगा वो, तो ऑप्शन तो देवे ना करेगा, ऐसा भी ऑप्शन देगा जो नहीं होगा। गैस का द्रव में बदलना, यही था क्वेश्चन क्या? तो गैस का द्रव में बदलना, तो फिर द्रव गैस में नहीं बदलेगा, तो मिल जाएगा फिर। कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कितना तो याद करवा दिए थे, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। एक आध को क्वेश्चन तो अब आपको मिलने लगा होगा। हाँ, धीरे धीरे बाबू, अभी तक क्लास 6ठे में है आप, बढ़े। अरे बढ़े। जरा लग रहा है खत्म नहीं होगा, तो मेरे में इतना कैपेसिटी है कि 2 दिन बुला के तो हम 10th तक खत्म कर देंगे।
बस फिर से पढ़ो, आज बुलाएं, कल बुलाएंगे, परसों, शनिवार और रविवार। शनिवार को 8 9 7 8 और रविवार बुलाएंगे 9 10। जब तक टाइम है पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे एग्जाम का डेट आएगा स्पीड बढ़ाना होगा तो बढ़ा लेंगे। आ जाइए, बताइए क्या होगा एक आंसर। जल वाष्प में बदलेगा। हम बोले तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर है। वाष्पीकरण जब पानी वाष्प में बदलता है, और जब रंध्र से, पत्तियों के रंध्र से जब पानी निकलता है, क्या है वो? वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पीकरण किस पर? हा। देखो एगो चीज जान लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, हम बोले थे एक होता है क्वथनांक, एक होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक ताप पर कि हर एक ताप पर? पढ़ाए थे हम। जैसे पानी डालो, थोड़ा सा गर्मी दोगे, पानी भाप बनना शुरू हो जाएगा। ये होता है हर एक ताप पर। अच्छा बताओ, गर्मी में पानी ज्यादा वाष्पीकृत होगा कि ठंडी में? इसका मतलब वायुमंडलीय ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो वायुमंडलीय ताप बढ़ा देंगे, रुकने तो अब लिखना, वायुमंडलीय ताप बढ़ा देंगे, वाष्पीकरण बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अब दोस्त मेरे, ये हर एक ताप पर होगा। अच्छा एक बात बताइए, कभी खिचड़ी खाए हैं? साइंस एकदम दैनिक जीवन है दोस्त, सीख पाओ तो सीख लोगे। कभी खिचड़ी खाए हो? दूध खाए हो? कटोरी में खाए हो? थाली में भी खाए हो? कटोरी में आप देखिएगा जल जली वाष्प बनता है कि थाली में? इसका मतलब यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा, तो वाष्पीकरण होगा तो ठंडा होगा नहीं। आप बताओ, सबसे धीमा प्रक्रिया है। अब इसका और भी जितना प्रक्रिया है उसमें सबसे धीमा प्रक्रिया कौन है? वाष्पीकरण। बताओ, तो नमी आ जाएगा तो वाष्पीकरण कम होगा कि ज्यादा? कम हो जाएगा। ठंडा में पानी को तो और ज्यादा ना गर्म करना पड़ेगा। बाप रे, डॉक्टर साहिब बात ऐसे लिख रही कि अपने लिखल अपने ने पढ़ाएगा। डॉक्टर ने इतनी बढ़िया से लिखी है। पढ़े जो भी लिखते हैं। देखो ये लड़की लिख रही है कितना सुंदर, एकदम देखें बाबू, डबल कलर पेन से कितना सुंदर लिख रही है। ये एकदम अपना लिखल अपने से पढ़ाएगा भी। ई लिखती है डॉक्टरी, ये तोरा से पढ़े तो रे। डबल कलर लेके लिखिए। वाष्पीकरण किस पर निर्भर नहीं करता है? बताओ, रंग पर। अच्छा पानी है या कोई भी द्रव है तो उसके रंग पर निर्भर करेगा? ऐसा है कि लाल रंग के जल्दी वाष्पीकृत होगा, हरियर का नहीं होगा। बारिश की बूंदे, हाँ, बारिश की बूंदे संघनन। संघनन मतलब गैस से कि वाष्प से? अरे गैस से कि वाष्प से? वाष्प से कितने बदलेगा? तब कहता है बारिश की बूंदे वाष्प से द्रव बूंदे संघनन के बाद कैसी बन जाती है? अरे वाष्प से द्रव में बनेगा तो ठंडा होगा कि गर्म होगा? बताओ ना, वाष्प है, गर्म है, ठंडा करोगे तब ना द्रव होगा। तो बताओ क्या होगा? जलवाष्प क्या होगा? ठंडा होगा कि गर्म होगा? अरे बारिश की बूंदे जलवाष्प ठंडा होगा तब ना पानी बनेगा हो, और तब आपको बारिश की बूंदे मिलेंगी। जल चक्र का क्या महत्व है? पानी निरंतर पृथ्वी में बनाए रखता है, इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। वर्षा के पानी को एक जगह एकत्रित करके आप फिर जमीन के अंदर डाल देते हैं, उसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने यह योजना शुरू किया था दिल्ली में, बेचारे हार गए। जल के जमे हुए रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हिम। जल के जमे हुए रूप को क्या कहते हैं? हिम। हिम मतलब बर्फ ना हो। हाँ, बताइए कर आंसर।
वाष्प का जल में बदलना, गैस का नहीं, किसका? वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। अब बेचारे अपना सीट भी हार गए, उससे ज्यादा हमारे राजा जी हार गए। अवध ओझा सर बेचारे हार गए, राजा राज करेगा। कोई बात नहीं, भगवान उनकी आत्मा को बताओ, पृथ्वी जल का पृथ्वी पर कितना मात्रा है? 3/4 भाग। आप परसेंटेज में निकालते हो कितना? 71। नाइट्रोजन सबसे अधिक 78, ऑक्सीजन 21। अभी सब तो तुम लोग यादें रख ले होगा। जल संग्रहण का सबसे अच्छा साधन क्या है? बांध बनाना। अब बांध में पूछेगा कौन ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। पढ़िएगा आप लोग आगे, स्थितिज ऊर्जा पूछता है, महाभिव्याय। किसी वस्तु की स्थिति के कारण, यानी ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। अच्छा बताओ, अभी हम ये ऐसे हाथ में रखे हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अभी हम हाथ में रखे हैं, इसकी स्थिति के कारण अभी गिरा देंगे, कर कपाल फूट जाएगा। अगर स्थिति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है कि कपाल फोड़ देगा, स्थितिज ऊर्जा। हम ट्रक उधर से आ रहा है, स्पीड में गति में आ रहा है, हम अगर सामने आ जाएंगे, मेरे पर कार्य कर देगा वो। बोले ना, तो गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता है उसे कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो बांध में जो पानी भंडारित है तो उसमें हाइट होता है कि गति होता है? तो बांध में पानी भंडारित है, उसमें हाइट होगा, तो हाइट होगा तो स्थितिज ऊर्जा, गति होगा तो गतिज ऊर्जा। तो बताओ कौन ऊर्जा होगा? कौन ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। बोलबे नहीं करेगा। हाथ में बड़का पत्थर हम रख ले हैं ऐसे, कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। बोलो न रे, पंखा भी चल रहा है, में दोनों है, हाइट भी है और गति भी है, तो में दोनों ऊर्जा है। बोलबे नहीं करेगा। वाष्पीकरण और संघनन, हा किस जल चक्र का हिस्सा है? अरे देखो, एक मिनट, रुक रुक रुक। पहले पानी जो नीचे है धूप में वाष्पीकृत होके ऊपर जाता है, और फिर वाष्प जो है ठंडा होके नीचे आता है। तो वाष्पीकरण, संघनन। वैसे जल चक्र आप आगे भी पढ़िएगा, ऊपर में जो पानी आता है वो कहां से आता है? नीचे का पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है, और फिर वाष्प जो है ठंडा होके नीचे आता है। तो वाष्प ठंडा होके जल बनेगा संघनन, और नीचे का पानी, यहां जो पानी है ये वाष्प बन के बादल बन जाता है। ये जो पानी नीचे जमीन पर जो जल है ये वाष्प बन के बादल बन जाता है। तो इसको कौन प्रक्रिया? वाष्पीकरण। आई बादल पानी बन जाएगा, बादल फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संघनन। अभी तुरंत ना पढ़ाए हो, बोलिए। तो पहले वाष्पीकरण और तब क्या? संघनन। पहले वाष्पीकरण और तब क्या? संघनन। अब इसके बाद आपका चैप्टर है जिसका नाम है क्या? वायु, हवा। तो पहले बताइए वायु क्या है? तत्व की यौगिक के मिश्रण। कितना सिंपल है। हम आपको कहेंगे बताइए तो जी CO2 क्या है, फट से कह दीजिएगा यौगिक का है। किसी के 7 सूत्र हो तो यौगिक, अकेले सूत्र हो तो तत्व, कोई सूत्र नहीं है तो मिश्रण। अकेले सूत्र है तत्व, अकेले सूत्र है तत्व, किसी के 7 सूत्र है यौगिक, कोई सूत्र नहीं है मिश्रण। बोलो न रे, तुम लड़की बताओ, तू बता, तू पढ़ नहीं रही है, आराम से बताना, कोई नहीं बोलेगा। तत्व है कि यौगिक? यौगिक है, पक्का श्योर है, मार दे मुहर। क्योंकि हम इतना अच्छा पढ़ा ही रहे, कोई भी बोल देगा। देखो जैसे दोस्त अब बताओ C6H12O6 क्या है? यौगिक है। बैठो, क्लियर है कि गड़बड़ी है? तो वायु क्या है? मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण। और जल क्या है?
जल क्या है? यौगिक। पक्का। यौगिक में इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता, लेकिन मिश्रण में होता है कि नहीं होता है? हम लोग कहते हैं यहां हवा में ऑक्सीजन कम है, नहीं कहते हैं? अरे कहीं पर सांस लेने में दिक्कत होगा, ऑक्सीजन बहुत कम है यहां, क्योंकि मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। लेकिन ये अभी इंट्रो पार्ट है, आगे जाएंगे तो बात करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? जलवाष्प का द्रव में बदलना संघनन, ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, और गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, निक्षेपण डिपोजिशन, और गैस वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कंडेंसेशन। अच्छा बताओ, पानी को गर्म करेंगे, पानी गर्म करेंगे, वाष्प में बदलेंगे, उसमें सोसी की छेपी, सोसी। अरे थोड़ा उसमें सोसी छेपी पूछा है कि नहीं? प्रीवियस ईयर पलट के देखना, मिल जाएगा। उष्मा सोसी, उष्मा छेपी। जो उष्मा देगा उष्मा छेपी, और जो उष्मा ग्रहण करेगा उष्मा सोसी। एनी डाउट? आज की कार्रवाई यहीं तक। सर आ गए? नहीं आए? बुलाओ, तब तक हम पढ़ा रहे हैं। हम बोले तो उनको टाइम से आ जाए। आज की कार्रवाई थोड़ा और आगे बढ़ेगी, गुरुजी नहीं आए हैं। हिस्ट्री एग्जाम से पहले करवा देंगे दोस्त, जुबान है मरद वाला, उससे क्या मतलब है? तुम्हारा करवाना ही मेरा काम न है। तुम क्लासेस जो है हिस्ट्री की हम बोल दिए हैं तो होगी जरूर, एकदम निश्चिंत रहो। लेकिन हम बोले हैं तो पता चला बोल दिया, करवा भी दिया, कुछ वो नहीं किया, वो फालतू वाला काम करेंगे नहीं। कंटेंट सही बन जाएगा, हमको लग जाएगा ओके है, करवा देंगे। और हम चाह रहे हैं कि वैसा कंटेंट बने कि जिसको सिर्फ मॉडर्न पढ़ना है वो मॉडर्न पढ़ ले, जिसको दोनों पढ़ना है वो दोनों पढ़ ले। ठीक ना? आएगा कंटेंट तो बात करेंगे। बताओ, नाइट्रोजन का वायुमंडल में किस प्रकार अलग किया जाता है? किस प्रकार? एक मिनट, एक चीज और जान लो। कोई भी गैस है तो हर चैप्टर का नाम है वायु। चैप्टर का नाम क्या है? वायु। कोई भी गैस, कोई भी गैस मतलब कोई भी गैस, जब वो सिलेंडर में रहेगा ना तो वो द्रव अवस्था में होगा। अभी देखो ये क्वेश्चन पूछता है, जब पूछता है तो बच्चा को क्या आता है। अगर ये सिलेंडर है आपका, सिलेंडर देखे हैं? ये मान लीजिए ये सिलेंडर है। अरे रुक जा भाई, ये क्या है? सिलेंडर में कोई भी गैस किस अवस्था में होता है? तो बताइए, तो गैस से द्रव में बनना ही क्या हो गया? अभी तुरंत बताए थे, गैस जब द्रव में बदलेगा, गैस जब द्रव में बदलेगा संघनन, और ठोस सीधा गैस में बदलेगा ऊर्ध्वपातन, गैस ठोस में बदलेगा डिपोजिशन। अभी तो बताए हैं। ये कौन प्रक्रिया है? अब बताओ, संघनन करेंगे तो ठंडाना पड़ेगा गैस को कि गर्म करना होगा तो द्रव में बदले? ठंडा करेंगे गैस, बहुत तापमान, ठंडा करके द्रव। गैस से द्रव में बदलेंगे, ठंडा करेंगे कि गर्म? तो बताओ, निम्न ताप की उच्च ताप? अब बताओ, इसमें जब गैस भरेंगे तो में प्रेशर ज्यादा रहता है कि कम? ज्यादा रहता है, तब ना खोलते हैं तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, खट 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 फ्लो बिना पंपे के, बिना मोटरे के हो जाता है। तो बताओ, प्रेशर हाई, दाब उच्च की निम्न? अब थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा, हाँ बीपीएससी का क्वेश्चन है इसी बार का। सिलेंडर में सबसे टफ क्वेश्चन है, जो बच्चा फूसेंट रट के जाएगा उसके लिए। सिलेंडर में गैस भरा जाता है, पहला उच्च ताप, इसको लिखेगा क्या? इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन है, उच्च ताप। रुक जाओ ना, मैं इसे शॉर्ट कर देते हैं। टेम्परेचर हाई, प्रेशर भी हाई,
टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, टेम्परेचर भी हाई, प्रेशर लो। बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? ठंडा करेंगे तब ना द्रव में बदलेगा। तो निम्न ताप उच्च दाब, इसका क्वेश्चन आएगा उच्च ताप निम्न दाब, निम्न दाब उच्च ताप, उच्च ताप निम्न, उच्च दाब निम्न ताप निम्न दाब। क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम ध्यान से कि भैया ठंडा करना होगा गैस को द्रव में बदलने के लिए, क्योंकि सिलेंडर में कोई भी चीज किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। तो निम्न ताप होगा, दाब क्या हो जाएगा? उच्च। एनी डाउट? मैडम बुझाया? पक्का? लिखिए ना। अरे भोज में आए हैं, ये इतना अनइम्पोर्टेंट है, हम 2-3 साल पढ़ा लिए तब हमरा बुझाया था। हाँ रे दुष्ट, इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन है। हाँ बाबू, जबरदस्ती चूस चाट नहीं करो क्वेश्चन को, पढ़ के पहले नौकरी लो कि तुम चूस चाट कर रहा है कि सर ठंडा में जम जाता है। हमने देखे हैं वो क्या हलवैया सब जो है गर्म पानी में डाल के सट जाता है तो अगर फिर गर्म आता है। तू ही तो देखा है कि जबरदस्ती कुछ नहीं पढ़वाओ। हो गया? अरे आए रे आए, जल्दी भेज। आज की कार्रवाई यहीं तक। बताओ, ठोस गैस में बदलेगा ऊर्ध्वपातन, ठोस गैस में बदलेगा ऊर्ध्वपातन, गैस ठोस में बदलेगा डिपोजिशन, और गैस जलवाष्प द्रव में बदलेगा क्या? संघनन। क्या? आज बताओ, ठोस को गर्म करके द्रव में बदलेंगे उष्माशोषी की छेपी। अरे बोलो, अरे पानी को गर्म करके गैस में बदलना, उष्मा ग्रहण करेगा कि त्याग? तो ग्रहण करेगा तो उष्माशोषी। सोचना पड़ेगा, इधर थोड़ा जोर देना होगा, इतिहास नहीं है ठीक ना कि बस पढ़ लिए रट लिए हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ताली बजाना जोर से बनाओ, तनी तनी नहीं बजाओ। नौकरी हो जाएगा, सब आदमी पहला महीना का सैलरी हमको पहुंचा के देगा। चट्टा हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। जिनको जिनको जाना हो जल्दी से चले जाएंगे सर। एक 100 तक हुआ था। अच्छा 2 मिनट हो गया, आप पीछे से कोई नहीं ना निकलेंगे? स्टार्ट करें? चलिए, टाइम बर्बाद नहीं करना, आज खत्म कर देंगे इसको, झंझट खत्म हो जाएगा। नहीं, फिर 7 क्लास से आपका मेन शुरू हो जाएगा, वहां मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ही एग्जाम का पूरा डिट्टो वैसे ही दिखेगा। केंद्र सरकार के अधीन सीधे नियंत्रण वाले प्रदेशों को क्या कहा जाता है? तो 3 तरह का चीज होता है, एक बोलते हैं केंद्र, एक बोलते हैं राज्य, और एक बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जहां पर सीधे केंद्र सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। इसकी संख्या कितना है? 8। जब आप लोग पढ़िएगा संविधान का भाग 5, भाग 5 में है संघ के बारे में। किसके बारे में? संघ के बारे में। फिर पढ़िएगा आप लोग भाग 6, भाग 6 में है राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य। फिर पढ़िएगा भाग 8,
भाग 8 में है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है तो वो आगे के क्लास के लिए छोड़ दे रहे हैं, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भाग 5 संघ, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 का क में फंडामेंटल ड्यूटीज, ये स्टेट और यूटी के बारे में ही ना, लिख लीजिए। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब यहां जो लिखा है वो है भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ, यानी केंद्र का जितना भी सारा चीज काम होगा किसके अंतर्गत? भाग 5। जैसे राष्ट्रपति बिहार में होता है कि केंद्र में? बिहार में कि केंद्र में? तो आंसर किस में आ जाएगा? 5। प्रधानमंत्री तो भाग किस में आएगा? बिना कुछ पढ़े भी पढ़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। राज्यपाल राज्य में है कि केंद्र में? तो अगर पूछेगा राज्यपाल किसके अंतर्गत आएगा? 6। मुख्यमंत्री नहीं आएगा। तो जो केंद्र का विषय है वो सारा केंद्र में भाग 5 के अंतर्गत, और जो राज्य के अंतर्गत आएगा वो भाग 6 में, और जो यूनियन टेरिटरी होगा केंद्र शासित प्रदेश जिसका सीधा प्रशासन होगा केंद्र के द्वारा वो होगा भाग 8 में। क्लियर है? हटा दें। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सरकार जनतंत्र की अपनी इच्छाओं का पालन करती है। लोकतंत्र का मतलब होता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, 6th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, 16वें राष्ट्रपति हैं किसके? अमेरिका के। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हैं। अभी है डोनाल्ड ट्रंप ना, डोनाल्ड ट्रंप है ना, बाइडेन के जगह पे आए हैं। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन, यही लोकतंत्र की परिभाषा दिया है। लोक मतलब होता है लोग, लोगों के द्वारा चला गया तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है कि नहीं? है। जैसे ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश है कि नहीं? है। उस दिन भी बताए थे भारत भी लोकतांत्रिक है, ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक है, लेकिन भारत गणतांत्रिक है, ब्रिटेन गणतांत्रिक नहीं है। वो क्या है? राजतंत्रात्मक है। पिछले क्लास में हम कभी बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड से जो लिख रहे हैं वो पॉइंट नोट कर रहे हैं, वही आपके कंपटीशन का मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉलिटी में। केंद्र सरकार का शासन निम्नलिखित में से किस पर नहीं होता? ये ऑप्शन बेस्ड आ गया, तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार। तो स्थानीय सरकार पर नहीं होता है। केंद्र सरकार का शासन स्थानीय सरकार पर नहीं होता है। स्थानीय शासन सरकार का मतलब यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, जो सेल्फ गवर्नेंस होता है, जो स्थानीय स्वशासन है ना, उसको जोड़ देते हैं। स्थानीय स्वशासन जिसके जनक थे रिपन। कौन थे? रिपन का नाम सुने हैं? लॉर्ड रिपन नाम सुने हैं? 1780 से 84, 1780 से इनका कार्यकाल था ना। ये क्या किए थे? इंडियन सिविल सर्विसेज जो था आईसीएस में जो उम्र था 21 वर्ष से 19 वर्ष किए थे लीटन, और ये 19 से 21 वर्ष कर दिए कौन? रिपन। अच्छा, सॉरी, हाँ, ठीक है, भावना को थोड़ा समझ लीजिए। सही, 1880 से, वेरी गुड, थैंक यू। तो लॉर्ड रिपन था 1880 से कितना? 84। तो इंडियन सिविल सर्विसेज जो था ये 19 वर्ष से कितना कर दिया? 21 वर्ष। तो 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया कौन? रिपन। और ठीक लीटन का उल्टा काम किया था। लीटन क्या किया था? 21 वर्ष से 19 वर्ष। तो लीटन लिट्टी खा खा के बदमाशी करता था खूब, है ना। तो बदमाश था कौन? लीटन की रिपन। तो लिट्टी खाने वाला लीटन। जितना बदमाशी का काम आएगा किसका नाम लगा देंगे? लीटन का। और जितना अच्छा काम होगा, इसलिए भारत का उद्धारक कहा है किसको? रिपन को,
है ना, भारत का उद्धारक, स्थानीय स्वशासन का जनक। और पहली बार जो जनगणना हुआ था वो मेयो के समय में। अगर पूछेगा पहली जनगणना किसके समय में, लॉर्ड मेयो, लेकिन नियमित जनगणना किसके समय में, रिपन। सब क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान रखिएगा, इतिहास का भी प्रश्न है और पॉलिटी का भी प्रश्न है। इसके अलावा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था कौन, रिपन। तो शुरू कौन किया होगा, लीटन बदमाश था ना, तो लीटन शुरू किया और रिपन उसको समाप्त कर दिया। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं, रिपन को। किसको बोलते हैं, रिपन को। स्थानीय स्वशासन में खासकर नगर पालिका और आपका कौन आ जाएगा, पंचायत। तो यहां से फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पंचायती राज जो है, पंचायती राज एक तरफ और एक तरफ कौन हो जाएगा, नगर पालिका। तो पंचायती राज जो गांव में प्रशासन करता है और जो शहर में प्रशासन करता है नगर पालिका। पूछेगा कितना भाग में है, तो भाग 9। ये पूछेगा कितना भाग में है, तो भाग 9 का क। ये पूछेगा कितना अनुसूची में है, तो अनुसूची 11। शेड्यूल कितना बोले, शेड्यूल कितना बोले, 11। और ये अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची 12। ये है 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में ये क्या हुआ, लागू। और ये आएगा आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 और लागू होगा 1993। यही है ना। इसमें कुल विषयों की संख्या कितना, 29। इसमें कुल विषयों की संख्या कितना, 18। क्लियर। तो 18 किसमें है, 18 18 18। भाग 9 में क्या है, भाग 9 में, भाग 9 में, भाग 9 का क में, भाग 9 का क में। तो अगर आपसे पूछेगा पंचायती राज का संबंध किस भाग से है, 9 से है। किस अनुसूची से है, 11 से। किस संविधान संशोधन से है, 73वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछेगा कि पंचायती राज से संबंधित डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 40 जो महात्मा गांधी से संबंधित है ना। आर्टिकल कितना बोले, 40। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 जो नीति निदेशक तत्व का एक क्या है, हिस्सा है। क्लियर है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे, पंचायती राज। इसी से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा एक प्रश्न बताइएगा, कौन बताइएगा वो हाथ उठाइएगा, आंसर नहीं देना है, जो बताएंगे वो हाथ उठाइएगा। ठीक, जिनको आइडिया होगा सोच समझ के, एक ही बार मौका मिलेगा और आंसर नहीं बोलना है, याद रखिए, ना तो 100 रुपया फाइन लग जाएगा। तो आप लोग बताइएगा प्रायोगिक रूप से सबसे पहले पंचायती राज का जो लागू हुआ था वो कहां पर। जिनसे पूछेंगे वही, अपने से नहीं, बोलिए आप। राजस्थान, राजस्थान वाले लोग हाथ उठाइए। जिनसे पूछेंगे राजस्थान के नौगढ़ जिला जो है, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, नीचे करिए। इसके अलावा कोई आंसर देना चाहते हैं तो हाथ उठाइए, बोलिए। आंसर मध्य प्रदेश। और कोई है, हरियाणा, और कोई, बोलिए। आंध्र प्रदेश। कुछ लोगों का आ रहा है आंध्र प्रदेश, कुछ लोगों का आ रहा है मध्य प्रदेश और कुछ लोगों का राजस्थान का नौगढ़ जिला, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट जिनके पास होगा ध्यान दीजिएगा, फंस गए वो सब, यही बीपीएससी फंसाता है। हमने क्वेश्चन पूछा था कि प्रायोगिक रूप से पंचायती राज सबसे पहले कहां लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इधर से आंसर आया सही, आंध्र प्रदेश। और जितना लोग मारे हैं राजस्थान का नौगढ़ जिला, एकदम विकेट आपका क्या हो गया, गिर गया, साफ है, क्लीन बोल्ड। अब वहां क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहले पंचायती राज लागू कहां हुआ था, तो राजस्थान के नौगढ़ जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन उससे पहले ही आंध्र प्रदेश में 58 के आसपास प्रायोगिक रूप से। अगर पूछेगा कि प्रायोगिक रूप से कब लागू हुआ, तो क्या कहां पर लागू हुआ, तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन समझ में आया, तो नहीं आया। प्रयोग मतलब जैसे कोरोना निकला था, कोरोना आया था, बोलते ही नहीं है। तो कोरोना आया था तो सीधा कोरोना का इंजेक्शन आप लोग को डाल दिया गया, तो उसको पहले प्रयोग किया होगा, बंदर को डाला होगा, चूहा को डाला होगा, जब मर गया तो बोला कोरोना का दवा सही नहीं है, फिर उस पर काम किया होगा, फिर डाला होगा बंदर और चूहा को, फिर लगा होगा ठीक ठाक है, फिर लगा होगा ऐसे आदमी को डाले जो इस दुनिया में बोझ है, जो बीपीएससी टीआरडी नहीं निकाल पा रहा है, उन लोग को फिर डाला होगा, लगा होगा अब जिंदा है, 3 4 5, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, लगता है सब चीज ठीक है, करते करते पूरे लोगों को तब जाके इंप्लीमेंट किया। तो पहले वो प्रयोग के आधार पर देखा। एक पिक्चर आया था ऋतिक रोशन का, उसमें जो पैर से मारता ऊपर उछल जाता क्रिस, उसमें एंटीडोट्स देखिएगा डालता है, देता है एंटीडोट्स, सांप आता कि नहीं तो मरिए जाएगा वो, तो डायरेक्ट उसको डाल देता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ जो एंटीडोट से पहले प्रयोग किया जाता है लेबोरेटरी में, उसके बाद उसको इंसान पे इंप्लीमेंट किया जाता है, ही ना। तो उसी तरह प्रयोग के आधार पर कि काम सक्सेस हो पाएगा कि नहीं, वो सबसे पहले लागू किया गया कहाँ, आंध्र प्रदेश। इसलिए जब भी शब्द लगे प्रायोगिक रूप से पंचायती राज कहां पर लागू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश। और प्रायोगिक शब्द का इस्तेमाल किए बिना कर देता है कि सबसे पहले पंचायती राज कहां लागू हुआ था, तो राजस्थान के नौगढ़ जिला। अब क्लियर हुआ।
कितने लोग क्लियर वहां हाथ उठाइए। खतरनाक क्वेश्चन था, थोड़ा सा बीपीएससी देता तो 99 या 95% स्टूडेंट वही मार के आता जो सेट में पढ़ता है। वो राजस्थान का नगौर जिला 2 अक्टूबर 1959, एकदम डेट साथ याद रहता है, नगौर भी याद रहता है, लेकिन आंसर क्या हो गया? गलत। 1% जो आपके क्वेश्चन को गलत कर देगा। तो प्रायोगिक आधार पर कहां पर? आंध्र प्रदेश। लिख लीजिएगा, प्रयोग के आधार पर पंचायती राज सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू की गई। जैसे बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय है, पढ़े ना, वो सब खैर बाद में पढ़ेंगे हम लोग। लिखिएगा, प्रयोग के आधार पर पंचायती राज लागू किया गया सबसे पहले आंध्र प्रदेश में। प्रयोग के आधार पर सबसे पहले पंचायती राज आंध्र प्रदेश में लागू की गई। प्रयोग के आधार पर सबसे पहले पंचायती राज आंध्र प्रदेश में लागू की गई। ये याद हुआ आप लोग को? भाग 9 में क्या है? 9 का कॉम में अनुसूची 11 में। अब स्टूडेंट के साथ ये भी कंफ्यूजन होता है, पूछता है भाग मार देता है अनुसूची, पूछता है अनुसूची मार देता है भाग। तो एकदम दिमाग में रखिएगा, ऐसा हल्का क्वेश्चन है जो गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया सकता है? राज्य में नई रेल सेवाओं का निर्णय। जैसे आपसे पूछेगा रेल जो है किसका विषय है? केंद्र का है कि राज्य का है कि समवर्ती सूची का है? कितने को लगता है केंद्र? हाथ उठाइए, नीचे करिए। कितने को लगता है राज्य? हाथ उठाइए। कितने को लगता है कंकरेंट लिस्ट है, यानी समवर्ती सूची जिसमें दोनों का है? बीपीएससी देने वाले स्टूडेंट है, वाह। रेल जो है किसका विषय है? और जो हाथ नहीं उठा रहे हो तो एकदम बाह बाह का बाह बाह है ना, क्योंकि हाथ नहीं उठा रहे मतलब उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। रेल पुलिस किसका पार्ट है? राज्य का। रेल केंद्र और रेल पुलिस राज्य का। अच्छा, इन किनको किनको लगता है राज्य का? थोड़ा हाथ उठाइए तो नीचे करिए। किसको किसको लगता है केंद्र का? हाथ उठाइए। सब छटने वाले हैं। राज्य का। किसका है? इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, ऊपर ऊपर पढ़ने से बीपीएससी निकलने वाला वो जो 1-2 नंबर से छूट रहे हैं ना, वो यही 1-2 नंबर है जो आपका फासला को तय करेगा। क्योंकि जो नॉर्मल पढ़ाई पढ़ने वाला तो पढ़ के जा रहा है, नॉर्मल ही पूछेगा आपसे। तो रेल जो है किसका विषय? केंद्र का। और रेल पुलिस किसका विषय? राज्य का विषय है। जब आप लोग पढ़ेगा 7वीं अनुसूची, कौन सा अनुसूची? 7वीं अनुसूची में सेंट्रल और स्टेट के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। और इसमें 3 प्रकार की सूची है। कितना? 3। जो केंद्र पे कानून बनाएगी संघ, जो राज्य पे कानून बनाएगी राज्य, और जो दोनों पे कानून बनाएगी समवर्ती। तो संघ सूची में कुल विषयों की संख्या कितना? 100। राज्य सूची में कितना? 61। और समवर्ती में कितना? 52। तो लगता है पहले भी बताया ना? कल ही बताया, तब आगे बढ़ते हैं। ये लिख लीजिएगा, रेल किसका विषय है और रेल पुलिस। आप लोग का टेस्ट लेंगे, हम स्पेशल टेस्ट अपने से बनाएंगे। क्वेश्चन ऐसे भी अपने से बनाते हैं, लेकिन वो किताबी भाषा का क्वेश्चन रहता है, मतलब किताब वाला स्टैंडर्ड से। इस बार जो बनाएंगे वो अपने स्टैंडर्ड से, जो सिर्फ और सिर्फ फंसाने वाला काम होगा। जो पढ़ा रहे हैं उसे सिर्फ क्या करेंगे? फंसाएंगे। और गारंटी बोलते हैं फंसिएगा आप लोग खतरनाक। और उसके बाद जब उसका आंसर एनालिसिस करेंगे तो बोलेगा बाप रे यही होगा आंसर। आपको आंसर पता है, लेकिन फिर भी आंसर मजबूर कर देंगे क्या करने के लिए? गलत करने के लिए। वोट देने के दिन मतदाताओं की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होता है? पवित्र बद्ध व्यक्तियों का चयन करना, जो सही है, स्किल्ड है, उन सारे व्यक्तियों का चयन करना ही वोट देने के लिए मतदाताओं का प्रमुख जिम्मेदारी होता है। वोटिंग डे, मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी ना। और इसी दिन जब वोट देने जाते हैं तो इधर उधर देखते हुए जाते, तकते हुए जाते हैं कि नहीं? तो टूरिस्ट भी हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो इसी दिन मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिस्ट डे। कब? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन वोट देने जाते हैं सब इधर उधर देखते हुए जाते हैं, तो हो गया क्या? पर्यटन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछ दे या राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछ दे, ये हम इसलिए कोड किए ना कि आप भूल जाइएगा। फिर आपको अचानक से एग्जामिनेशन हॉल में याद आएगा कि सर बोले थे वोट देने जिस दिन जाएंगे ना तो देखते तकते हुए जाएंगे, तो तकते हुए जाएंगे तो देखेंगे चीजों को, तो पर्यटन हो जाएगा। और एक एक पॉइंट वहां पर बहुत कीमती होता है आपके एग्जाम में। अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया तो बहुत है, आपका जीवन सार्थक हो गया। लोकतंत्र में जनता के किस परिपक्वता पर सरकार निर्भर करती है? उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा और मानसिक स्थिति पर।
इकोनॉमिकल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस और जो मेंटालिटी है उस पर, उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा और मानसिक स्थिति। हो गया? उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा और मानसिक स्थिति। लोकतंत्र में जनता की किस परिपक्वता पर सरकार निर्भर करती है? आर्थिक स्थिति, शिक्षा और मानसिक स्थिति। वोट देने के लिए देखते हैं आपके पास जाता है कब? मतलब वोट मांगने के लिए जाता है नेता जब चुनाव आता है, उसके पहले आपसे मिलता है, वो जानता है कि आपकी मेंटेलिटी इसी तरह का है, आपको चला रहा है वो। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने आप को बड़ा तेज है, हमारे घर के बगल का रोड बना दे रहा है, बड़ा अच्छा मुखिया है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, सिर्फ हम लोग उसी पे नजर रखते हैं। और जितने भी लोग हैं, हम लोग जो बोलते हैं ना सरकार महंगा कर दी कोई भी सामान, तो महंगा करने के पीछे उसका जिम्मेदार हम लोग खुद ही होते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करता है, जो ब्लैक मनी है उसको अपने पास रखा है। हम लोग से प्रॉब्लम नहीं है, जो नीचे स्तर का लोग है उससे समस्या, कितना कमाता होगा बेचारा, 200 रुपया 300 रुपया डेली, 100 रुपया। लेकिन जो लाखों करोड़ों कमाता है वो क्या करता है, ब्लैक मनी रखता है, सरकार के पास जाने ही नहीं देता। जैसे मान लीजिए हम 1 करोड़ कमाते नहीं है, वास्तविक जीवन से कोई लेना नहीं है, सभी पात्र काल्पनिक है। नहीं तो ईडी उडी आ गया कहीं दौर सीबीआई हुआ कि 1 करोड़ चंद्रा सर को, लेकिन वैसा नहीं है। तो मान लीजिए 1 करोड़ कमाते हैं, ठीक। अब वो 1 करोड़ को पैसा को हम बैंक में रख देते हैं, तो तुरंत सरकार बोलेगी कि 1 करोड़ का इतना लाख रुपया होता है आपका इनकम टैक्स, लाइए। तो इनकम टैक्स जो दिए वो किसके पास गई? सरकार के पास। जितना कमाए हमको भी दीजिए, सरकार को दे दिए, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरा पहलू क्या अपनाएंगे, हम सरकार को देवे नहीं करेंगे पैसा, पता ही ना चलने देंगे, तो मोटरी में बांध के घर में रख देंगे, नहीं गड्ढा करके घर में रख दिए, तो पैसा जो हमारे पास रहा उसके बारे में सरकार को जानकारी मिली। लेकिन वो करोड़ 1 करोड़ तो मेरे पास है। अगर 1 करोड़ का 20 लाख भी अगर उनका बनता, 20 लाख बनेगा कि नहीं पता नहीं, एक अंदाजा बोल रहे हैं, अगर 20 लाख भी सरकार का बनता, 2 लाख सरकार का बनता, वो 2 लाख तो छुप गया। ऐसे कितने लोग हैं भारत के 144 करोड़ में जो छुपा रहे हैं? बहुत सारा, मिडिल क्लास से लेकर उच्च वाले भी, लोअर वाला को छोड़ दीजिए, कुछ कुछ लोअर वाला भी है जो तेज है। जैसे अभी हम लोग के यहाँ पर है एक व्यक्ति जो भिखारी है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति उसके पास है, पता है कि नहीं? और एक है वो चाय वाला, क्या नाम है उसको, इस बार पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार? मिथुन चक्रवर्ती को। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को, और डॉली चाय वाला को मिला है दादा साहेब फाल्के आइकॉन पुरस्कार। यही क्वेश्चन आपको बीपीएससी में डाल देगा तो फंसाएगा कि नहीं? जैसे ही देगा दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड तो सब मारेगा मिथुन चक्रवर्ती। पढ़े हैं, किताब में पढ़े मिथुन चक्रवर्ती, आंसर क्या हो जाएगा? गलत। फिर आके देखिए अरे तरीके तो डॉली चाय वाला था। तो ध्यान रखिएगा इसको, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, सिंपल क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन नियंत्रित करता है? केंद्र सरकार के द्वारा होता है, सेंट्रल के द्वारा होता है। कौन सी शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है? कौन सी शक्ति है जो हमेशा जनता के हाथ में रहती है? क्या होगा? लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता। हम लोग जब चाहे सरकार बना सकते हैं और सरकार को गिरा सकते हैं। अभी देखिए दिल्ली इसका एग्जांपल है, दिल्ली में हुआ ना वोट, उसमें जनता फिर से किसको चुनी? फिर से मतलब किसको चुनी है? बीजेपी को। वहां अरविंद केजरीवाल क्या हो गए? साइड हो गए। बहुत सारा चीज तो फ्री किया था ना, वो नहीं किया था? तो फ्री करने से थोड़े जनता है भाई, जहां मिलेगा तुरंत निकल देगा, वो किसी का नहीं है, अगर समझदार है तो। तो कौन सी शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है? लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति। लोकतंत्र और राजतंत्र में मुख्य अंतर पहले भी बताएं आप लोग को। लोकतंत्र, राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का बेटा राजा होगा, लोकतंत्र मतलब जो मुख्य व्यक्ति होगा वो चुन कर आएगा लोगों के द्वारा। तो यहां पर वही लिखा है कि राजा की नियुक्ति प्रक्रिया, प्रजा का अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार और शासन की जवाबदेही, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि वो लोकतंत्र है या फिर वो राजतंत्र है। तो राजा की नियुक्ति की प्रक्रिया, किस प्रकार से राजा को नियुक्त किया जाता है? किस प्रकार से राजा को नियुक्त किया जाता है? हाँ पूरा लिख लीजिए, आपका बीपीएससी तो 3 लाइन दे देगा, लिखेगा एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। राजा की नियुक्ति प्रक्रिया, प्रजा के अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार और शासन की जवाबदेही। और शासन की जवाबदेही आपने लिख रहे हैं सर, इस बार देना है बीपीएससी आपको। देखिए लिखने से फायदा भी होगा, आपको याद होगा, बैठे रहने से क्या फायदा है? थोड़ा बहुत लिखिए, ये चीज तो फिर बाद में भी मिल जाएगा यूट्यूब पर आपको, लेकिन लिखिएगा तो थोड़ा याद होगा। राजा की नियुक्ति की प्रक्रिया लोगों के द्वारा हो रहा है कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। प्रजा की अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, किस तरह का उसको अधिकार प्रदान किया गया है। और शासन की जवाबदेही, शासन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार का होगा।
पीडीएफ नहीं मिला है? कितने लोगों को नहीं मिला है? तो वहां जाइए और ले लीजिए। कहां पर? वो हम परमिशन थोड़े देंगे, वो ऐसे थोड़े मिलता होगा। ऐसे ही मिल रहा है क्या? तो यहां जब सर रहते हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं? तो एक बार सर से बोलिएगा, इसका हम अथॉरिटी नहीं लेते हैं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करा। मेरा जहां तक रहेगा ना, राज्य सरकार ना है, राज्य सरकार वाला काम कहां करेगा? राज्य सरकार में। केंद्र सरकार वाला केंद्र सरकार में। अभी नहीं पढ़ा रहे हैं हम, समवर्ती नहीं है, दोनों में काम नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सभी लोगों के मतदान का अधिकार, लोक शक्ति द्वारा शासन चलाना। ये सब बीपीएससी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बीबीआई है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का सबसे मजेदार क्वेश्चन सब होता है सब। और वही तीनों तीनों पॉइंट देगा आपका सीधा एससीईआरटी से उठा के। एक से अधिक, एक से अधिक ऑप्शन वाला और खतरनाक है। जब तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है आंसर सही होगा ही नहीं। एक नहीं जानते तो आपका लटका हुआ क्वेश्चन गड़बड़ कर देगा वो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सभी लोगों के मतदान का अधिकार, और तीसरा पॉइंट है लोक शक्ति द्वारा शासन चलाना। ठीक ना? ठीक है। हमारे यहाँ जो है संघीय शासन प्रणाली है, भी बताए होंगे। हमारे यहाँ कैसा है? संघीय शासन प्रणाली का मतलब होता है जहां पर केंद्र भी काम करे सरकार, जहां पर राज्य भी काम करे, और जहां पर स्थानीय सरकार भी काम करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघीय शासन प्रणाली। लेकिन जब बात होता है न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका संघीय प्रशासन में नहीं आता, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा यहां पर नहीं है, बल्कि सबसे सुप्रीम है कौन? सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद है आपका हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, जो बोल दिया सो बोल दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई है? अगर सुप्रीम कोर्ट गलत करेगा तो संसद आपके पास है। कौन? संसद। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? संजीव खन्ना। वही काम करेगा जो उसको पेपर में लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है उसी संविधान के अनुसार करेगा। संविधान के अलावा एक भी काम इधर उधर नहीं बोलेगा। मेरे संविधान में ऐसा लिखा गया इसलिए आपको यह सजा दी जाती है, मेरे संविधान में ऐसा नहीं लिखा है हम आपको सजा नहीं देंगे, यही ना? और जो आपका कानून बनाना है, वो कानून बनाने वाले बॉडी कौन है? उसी दिन बनाते हैं। केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल। तो केंद्र में है कौन? संसद। केंद्र में कौन है? संसद। सोना नहीं है सर, एकदम टाइट बैठिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। दोपहर का समय है, नींद आता होगा, लेकिन सोना नहीं है, सोना मना है एकदम। अभी सो गए, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागिए जागिए, नहीं तो भगवान भी ऊपर से देखेंगे किसको दे नौकरी। इतना लोग है कंपटीशन में, तो बोले यही सो रहा है, इसको हटाओ अभी, बाद में दूसरे वाले सीरीज में टीआरई 5.0 निकलेगा तो देखा जाएगा। अब बोलेगा ये तो यहाँ क्लास में बैठा हो, इसका ध्यान ही कहीं है, इसको हटाओ, एकदम हटाओ। और जो एकदम सजेगा बोले ये बेचारा को दे दो, बड़ी दिन से लगा हुआ है, चाहे वो तेज है चाहे बंधु है, उससे मतलब नहीं। अब तेज और बंधु का अंदाजा कैसे लगाते हैं? जो पढ़े वही एग्जाम में आ गया तो क्या हो गए? आज इतना पढ़े एक को एग्जाम में नहीं आया तो कहानी खत्म। अब वो डिपेंड कर जाएगा तेज है कि बंधु। क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा? ऊपर वाला बनाएगा आदमी, लेकिन सेट कौन करवाएगा? ऊपर वाला। जो एग्जामिनर है उसको बोलेगा डाल, यही वाला चंद्रा सर जो पढ़ाए हैं डाल, डाल लेगा, आंसर आ गया। उसके बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। महात्मा गांधी ने 1931 में किस पत्रिका में लोकमत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं? यंग इंडिया। न्यू इंडिया किसके द्वारा है? कौन? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया का संबंध किस आंदोलन से है? है ना? और एक है कॉमनवेल्थ। और आप लोग के एग्जाम में बुक और ऑथोरिटी ऑथर उससे भी क्वेश्चन आता है। जो मॉडर्न हिस्ट्री का पत्र और पत्रिकाएं हैं वहां से एक आध प्रश्न जो है वो हमेशा पूछता ही है। तो न्यू इंडिया का कौन? एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ का संबंध कौन? एनी बेसेंट। और होम रूल लीग का संबंध है इससे, इसका संबंध किससे है? होम रूल लीग आंदोलन, जिसको बोलते हैं गृह शासन आंदोलन 1916। गृह शासन आंदोलन 1916। उसी तरह बाल गंगाधर तिलक का कौन? केसरी। और कौन? मराठा। बाल गंगाधर तिलक, हम सिर्फ तिलक लिख दे रहे हैं, ठीक ना? और इसका संबंध किससे है? होम रूल लीग 1916। बता दें? चलिए, यंग इंडिया हो गए। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, छोड़िए। लोकतंत्र में किसके पास शासन की जिम्मेदारी होती है? तो ये चुने हुए प्रतिनिधि। लोकतंत्र में किसके पास शासन की जिम्मेदारी होती है? चुने हुए प्रतिनिधि के पास। चुने हुए प्रतिनिधि के पास। गांधी जी के अनुसार किस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए?
गांधी जी के अनुसार बोल रहा है कि किसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? जो ईमानदारी से काम नहीं करता है। गांधी जी ऐसा बोलते हैं। और हमारे संविधान में कहा जाता है वोट देने का अधिकार उसको नहीं है जो उम्र में इससे कम हो, 18 साल से कम हो, और साथ ही साथ जो पागल या दिवालिया हो, जिसका बोल्टू स्क्रू थोड़ा क्या है, ढीला है, वो सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो जो ईमानदारी से काम नहीं करता है, जो ईमानदारी से काम नहीं करता है। लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं के मताधिकार का महत्व क्यों है? समानता की स्थापना के लिए, जनता की संपूर्ण भागीदारी के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए ये जरूरी है। इसलिए महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। पॉइंट एकदम नोट कर लीजिएगा जितना दिया है, पूरा एससीईआरटी का ओरिजिनल ये आपका कंटेंट है। पॉलिटी का 6 क्लास है तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 7 से देखिएगा आपको एकदम लगेगा पूरा क्वेश्चन डाला हुआ है उसमें। हिस्ट्री देखिएगा तो हिस्ट्री पूरा का पूरा वही एक एक पेज से 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन निकला हुआ मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है उससे, सारा चीज कवर हो जाएगा, बस पढ़ना है बढ़िया से। लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं के मताधिकार महत्व है कि वो समानता की स्थापना के लिए, और भी बहुत सारे अधिकार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आर्टिकल 21 पढ़े हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, है ना, उसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल के दौरान सारे आर्टिकल क्या हो जाते हैं, बंद। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है तब 19, 20 और 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल खत्म होते हैं। अब ये भी बीपीएससी का दमदार क्वेश्चन है जो 90% स्टूडेंट नहीं जानता है। अभी जो हम बताए कितने लोग जानते थे? हाथ उठाइए, तो हाथ उठाइएगा तो अच्छे से, हम बता चुके हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आएगा वो सब आर्टिकल वगैरह आएगा ना, और मजेदार है। भारत में लोकतंत्र का मुख्य तत्व क्या है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन। लोकतंत्र वही है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। सब क्वेश्चन उसी पे रिलेटेड है, इसलिए ज्यादा समय इसमें नहीं ले रहे हम। अब एक ही चीज को बार बार लिखेंगे, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन 16वां राष्ट्रपति अमेरिका का, अच्छा लगेगा? इसलिए स्पीड से निकाल रहे हैं, ऐसा ना लगे कि सर स्पीड कर रहे हैं। तो भारत के लोकतंत्र का मुख्य तत्व है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन करना, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन। लेकिन शब्दों को लिख लेना है क्योंकि इसी सेंटेंस से वहां क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस बात पर जोर दिया गया था? भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। तो ये वोट देने का अधिकार, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस बात पर जोर दिया गया? वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। गांधी जी का मत था कि गरीब आदमी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, गरीब आदमी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ये किसका स्टेटमेंट है? कभी कभी क्या करता है उल्टा क्वेश्चन, जैसे हम ये क्वेश्चन बनाए ना, वहां क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का आदर्श था डैश कि गरीब आदमी की को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, 2-4 तो दे देगा वर्ल्ड वाला भी, है ना, अरस्तु नाम दे देगा, फिर लेनिन दे देगा, इस टाइप का, ताकि आपको फंसाएगा आंसर देकर। तो आंसर हो जाएगा गांधी जी, क्योंकि उसे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। गरीब आदमी को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। स्टेटमेंट कौन दिया है? ये जो आंसर दिया है, क्योंकि उसे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो घुमा के क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। किसका स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बीपीएससी के लिए भी। गांधी जी का, गांधी जी का मत है कि गरीब आदमी को क्या मिलना चाहिए? वोट का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उसे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। ठीक है, हो गया। स्वतंत्रता के पहले भारत में किस प्रकार का शासन था? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का मतलब होता है कॉलोनीज, है ना, इसी को उपनिवेशवाद भी कहते हैं। उपनिवेशवाद, इसका मतलब होता है क्या? कॉलोनीज, कोई भी कॉलोनी बना के रखा है। और ये कॉलोनीज बनाने के कारण ही हम बताए थे कि रॉ मटेरियल्स यहां पर ज्यादा मिला था अंग्रेजों को, कच्चे माल की आपूर्ति क्या हुई थी? ज्यादा हुई थी। और इसीलिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी? इंग्लैंड में। ये बताए हुए थे ना आप लोग को। यूरोप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष मिला है? ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फैक्ट में। 1928 ब्रिटेन, 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत का लौह पुरुष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यूरोप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष मिला?
1928 में ब्रिटेन में। यूरोप में भी कहा? ब्रिटेन में। यूरोप तो बहुत सारे देशों का समूह है ना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किन विचारों के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और मूल अधिकार। इसी तरह का एक क्वेश्चन आता है, फ्रांस की क्रांति थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिया गया? तो फ्रांस से, फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना। फ्रांस की क्रांति इन 1789 और इसी से लिया गया है 3 शब्द। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आता भी है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। हो गया? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। लोकतांत्रिक सरकार किस सिद्धांत पर काम करता है? भागीदारी, समन्वयता होगा ये, समन्वयता और न्याय। समन्वयता भी बोलते हैं लेकिन मेन होता है समन्वयता, मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करना, एक दूसरे से कोरिलेट करना। तो भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन जिसको बोलते हैं, है ना। समन्वयता, कोरिलेशन करना, और न्याय, जस्टिस। लोकतांत्रिक सरकार किस सिद्धांत पर काम करती है? तो भागीदारी पर, समन्वयता पर और न्याय पर। यही क्वेश्चन दे देगा, ए, बी, सी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रतिनिधि चुनाव के उपरांत कितने वर्षों तक सत्ता में रहते हैं? लगभग कितना? 5 वर्ष। प्रतिनिधि चुनाव के उपरांत कितने वर्षों तक सत्ता में रहते हैं? 5 वर्ष। विदेशों में महिलाओं को वोट देने के लिए, अधिकार के लिए किस प्रकार के आंदोलन किए गए थे? कौन से आंदोलन थे जो विदेशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार को आगे बढ़ाता? तो प्रदर्शन करना, जेल जाना और भूख हड़ताल करना। प्रदर्शन, जेल जाना और भूख हड़ताल करना। प्रदर्शन, जेल जाने और भूख हड़ताल। हो गया? सार्वभौम वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ होता है? सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार, इसी को बोलते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार। सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम एसके झा चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएंगे। और आप हमारे सेंटर पे भी ऑफलाइन में आकर प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार। इसके बाद है लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व क्या है? भागीदारी, पार्टिसिपेशन। लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व है भागीदारी, याद रखिएगा। कोई मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं वोट देते ही नहीं है, वोट दीजिएगा तब तो पहले पता चलेगा कि आपके द्वारा प्रतिनिधि चुना जा रहा है। वोट ही नहीं दीजिएगा तो कहां से पता चलेगा? इसमें से कोई है जो वोट नहीं दिए हैं? बाप रे, वाह, ओ माय गॉड, इतने सारे लोग। एक बार फिर से हाथ उठाइए तो। अच्छा, क्यों नहीं दिए वोट? एज तो हो ही गया होगा ना? हा? नाम नहीं जुड़ा हुआ है, अवैध रूप से नागरिकता ग्रहण किए हैं। भारत की नागरिकता 5 तरह से मिलती है। एक है जन्म से, जन्म से मिलता है कि नहीं? वंश परंपरा से मिलता है कि नहीं? पंजीकरण करके मिलता है कि नहीं? और देशीयकरण के द्वारा मिलता है कि नहीं? और भूमि अर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? कितना बोले? अब बताइए कि कितने लोग ये 5 पॉइंट बता पाएंगे? हाथ उठाइए। ये इतने ही लोगों का बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, लिख लीजिए। जितना लोग अभी सुन पाए ना, बाद बाकी को लगा होगा सर तो ऐसे ही बतिया रहे ना। 5 पॉइंट जो बोले, 5 पॉइंट जिसको जिसको याद नहीं है उनका बीपीएससी मुश्किल है, पहले बता दे रहे हैं।
क्योंकि आपका कंसेंसस यहां पर है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं। और सुनना है एक एक चीज को। 5 में से 3 पॉइंट कितने लोग बता पाएंगे? हाथ उठाइए। जिनका होगा वो वही हाथ उठाइएगा, जिनको याद होगा। तो सबका बीपीएससी निकल जाएगा, बता दे रहे हैं हम। पहला था जन्म से। हम लोगों को कैसे मिला है? यहां से कोई भी एक व्यक्ति जाकर अपना नागरिकता ग्रहण किए हैं? अपने आप मिला, जन्म लिए, पैदा लिए और बन गए क्या? भारत का नागरिक। तो एक हो गया जन्म से। दूसरा होता है वंश से, दादा दादी नाना नानी में से कोई है तो उस तरह से। और तीसरा होता है आपका पंजीकरण। एग्जाम देने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, उसका अपना मर्यादा है, अपना जो चीज है उसको फुलफिल कीजिए, हो जाएगा। इसके बाद आपका देशीयकरण से, मतलब अगर कोई भाषा उषा जानते हैं या जो भी उसका है कैटेगरी उसमें कर दे दिए तो आपका हो जाएगा। और 5वां है भूमि अर्जन से। कहीं पाकिस्तान का क्षेत्र को अगर अपने में अपना लिए तो ऑटोमेटिक वहां का नागरिकता को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो कितने प्रकार से? 5। उसमें जन्म था, जन्म था, वंश परंपरा था, वंश परंपरा था, रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन, उसी को पंजीकरण बोलते हैं, देशीयकरण, देशीयकरण, भूमि अर्जन, भूमि अर्जन। आप कितने लोग पांचों बता पाएंगे? हाथ उठाइए। जिनका 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 हाथ उठा रहेगा उनका बीपीएससी निकल जाएगा। जो 2 हाथ उठाएंगे तो पक्का हो जाएगा। आप फालतू का जो हल्ला करेंगे उसका 1 नंबर से छूटेगा। आप करिए हल्ला। प्रक्रिया को संपन्न, देखिए चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का महत्व क्यों है? आप लोग जो वोट नहीं देते हैं उसका महत्व क्या है? देखिए, प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए और प्रतिनिधियों को चुनने के लिए और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आपका वोट देना जरूरी है। इसलिए दिमाग में रखिए, वोट देना क्या है? जरूरी है। अच्छे नागरिक आप नहीं है। प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, प्रतिनिधियों को चुनने के लिए और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। देखिए ध्यान रखिएगा, एससीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़कर उतना ही नहीं रखना है, उसको प्रैक्टिस सेशन में इसके अलावा भी बहुत कुछ तथ्य है। जैसे एनसीईआरटी को लिखने वाले लेखक कौन? मान लीजिए एक हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का लेखक है बिपिन चंद्र। मॉडर्न हिस्ट्री को लिखा है कौन? बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र का एक अलग से बुक भी आती है, वही राइटर है। बिपिन चंद्र के अलावा मीनाक्षी जैन भी लिखी है, लेकिन ये सबको आइडिया है ही नहीं। टीचर और स्टूडेंट दोनों बोलता है कि पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन जो बोलता है वो कभी एनसीईआरटी पढ़ा है ही नहीं। आजकल चलन चल रहा है, किसी से भी पूछेगा ना कैसे क्या तैयारी करें, पीसीएस जैसे ही सुना, पब्लिक सर्विस कमीशन, तुरंत बोलेगा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन एनसीईआरटी कैसे पढ़ें इस जानकारी किसी को है ही नहीं। पढ़ने में मन लगता है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है इसलिए मन नहीं लगता है। अब नहीं पढ़ना है, अब पहले हम पढ़ा देते हैं उसके बाद पढ़ना है। अभी जितना पढ़ा रहे हैं ना उसके बाद आप पढ़िएगा, देखिए आपको कुछ लगेगा ही नहीं लगेगा, सब लाइन बाय लाइन क्या है क्लियर है। अब वो भी बताएंगे कैसे पढ़ना है, लेकिन अभी तुरंत थोड़े, अब एक क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा ना, फिर अलग से आप लोग का क्लास लेंगे। चुनाव प्रक्रिया में वोट देने का महत्व क्यों है? क्योंकि प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, प्रतिनिधियों को चुनने के लिए और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। टाइम हो गया? हाँ, अब थोड़ा देर और है क्योंकि मेरा अगला क्लास, हम कल भी बोले थे आप लोग को कि मंडे टू फ्राइडे में मेरा लगातार सुबह 7 बजे से क्लास चलता है रात तक। उसके बाद 1 सेकंड का भी हमको फुर्सत नहीं। अभी खाना खाते खाते भागे जल्दी से, है ना। पूरा खाए भी नहीं, अच्छा बना हुआ था, लेकिन अब जाके खाएंगे, पता नहीं बचा हुआ कि नहीं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का उद्देश्य क्या है? ये तो अभी हो गया था, सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार देना। सार्वभौम मतलब हो गया टोटल, ओवरऑल, सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार देना। टाइम एकदम बर्बाद नहीं करिएगा, एकदम लग के पढ़ जाइए, रिजल्ट हो जाएगा, सभी का रिजल्ट हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज पर ज्यादा फोकस करिए, जितना पढ़ रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं लिखे, वही था, सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार देना। लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के लिए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो इसमें है वोट देना, सरकार के कार्यों में रुचि लेना और सरकार की आलोचना करना। आलोचना मतलब निगेटिव, सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव दोनों पे बात करना। आलोचना मतलब उसका क्या काम कर रही है सरकार। लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों को भाग लेने के लिए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो वोट देना चाहिए सबसे पहले, जो आप लोग दिए नहीं है। सरकार के कार्यों में रुचि लेना चाहिए, सरकार कौन कौन सा स्कीम लेकर आई है उस पर रुचि लेना है। और सरकार की आलोचना करना, अगर सरकार कहीं कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ बोलना भी है कि हाँ सरकार ये आपको ऐसा नहीं, हम लोग बोलते ही है। जैसे बीपीएससी में अगर नहीं ला रही है सरकार तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस पे ऐसा होना चाहिए। आंदोलन उसी के लिए ना करते हैं। अभी जो बीपीएससी वाला सब पिटाया इसीलिए ना,
नहीं बेटा, अब देखिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए डजन मैटर। मैटर ये आप क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रही है, दोनों का मिलाकर होगा ना। हम लोग सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं, लगता है नहीं होगा। देखिए बीपीएससी को लगा कैंसिल नहीं होने का, कैंसिल किया, कैंसिल है ना किया, बात खत्म। चलिए आगे, जनता सरकार के कार्यों की समीक्षा और भागीदारी किन माध्यमों से करती है? पत्र लिखकर, धरना देकर, जुलूस से और हड़ताल से। पत्र लिखना, धरना देना, पत्र का जगह ले लिया है मीडिया, सोशल मीडिया। एक वीडियो बनाइए, पूरा लोगों तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। इंटरनेट का पकड़ है, लिख लिया ना, नहीं लिखे हैं सब। पत्र लिखना, धरना, जुलूस, हड़ताल। नियमित चुनाव होने से जनता को क्या नियंत्रण प्राप्त होता है? प्राप्त होता है, वहां प्राप्त लिखा हुआ है, सरकार पर नियंत्रण। लगातार चुनाव होने से सरकार पर क्या होता है, नियंत्रण। वो अनुवांशिक नहीं बन पाता, अनुवांशिक नहीं, निरंकुश, निरंकुश नहीं बन पाता है ना। निरंकुश का मतलब क्या होता है, जो अपने ऊपर सिर्फ काम करे। निरंकुश का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करे, है ना। तो जो जनता के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे बल्कि अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे, उसको बोलते हैं निरंकुश। जैसे आपको फ्रांस की क्रांति में देखने को मिलेगी, लुई 14वां का, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही मेरे कानून है, इस तरह का वक्तव्य था। और तो और जब लुई 16 के बारे में पढ़ेगा तो उसमें फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने के संदर्भ में उनको फांसी की सजा दे दी गई थी, है ना। फांसी की सजा मिल गया था किसको, लुई 16 को। और जिसका संबंध है किससे, फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। सरकार की कौन सी अचानक की गई कार्रवाई को आलोचना की आवश्यकता हो सकती है? अचानक से की गई कार्रवाई जिसमें आलोचना की आवश्यकता हो सकती है, नया कानून बनाना। जैसे अभी सरकार नया कानून बना दे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 कैंसिल, मान लीजिए अगर बनाती है तो इसका आलोचना होगा कि नहीं? आप लोग बुराई कीजिएगा कि नहीं, है ना। सरकार की हाय हाय, सरकार की हाय हाय। नीतियों का बदलाव, कोई अचानक से कोई नीति बदलाव कर दे, जैसे आप लोग का चल रहा है अभी आरक्षण, तुरंत बोले आरक्षण खत्म, फिर सरकार की हाय हाय, नहीं शुरू हो जाएगा। और अन्य निर्णय में भी आलोचना किया जा सकता है। नया कानून बनाना, नीतियों का बदलाव और अन्य निर्णय, सरकार की कौन सी अचानक की गई कार्रवाई को आलोचना की आवश्यकता हो सकती है? आलोचना मतलब है कि आप जो भी सरकार काम कर रहे हैं अगर उससे खुश नहीं है तो उसके बारे में बोलना, जो कन्हैया कुमार खूब करते हैं। हम कन्हैया कुमार का नाम सुने हैं, बहुत बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है। अब वो अच्छा है कि बुरा क्या बोलता है नहीं पता, लेकिन एजुकेशन के मामले में वो पढ़ा लिखा है, पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टरेट किया हुआ है, तर्क भी ठीक ठाक देता है, सामने वाले को टिकने का मौका थोड़ा कम देता है, भले ही तर्क का आधार कुछ भी हो, लेकिन कोशिश करता है कि हम सामने वाले को टिकने नहीं दे। नहीं है, अब हमें नहीं बोलेंगे अच्छा है कि बुरा, वो सबका अपना सोच है। आप उसको अच्छा मानते हैं अच्छा मानिए, बुरा मानते हैं ये आपका अधिकार है। सरकार द्वारा सही कार्य न करने पर जनता का क्या कर्तव्य होता है? आलोचना करना। सरकार ठीक नहीं है ना, जल्दी से रिजल्ट इशू नहीं करती है। अभी जैसे बिहार सरकार के बारे में बीपीएससी वाले लोग का सोच बड़ा अच्छा होगा, जो जो निकल गया होगा टीआरई 3.0, तो इसके जैसा तो सरकार ही नहीं है। अभी तक के इतिहास में इतना कोई नौकरी नहीं दिया है। नहीं, अभी तो ये नहीं बोल रहा होगा, आप लोग को भी अगर नौकरी देते बड़ा जल्दी जल्दी, आप लोग भी यही बोलिएगा, सही बात है बोलिएगा। और जिसका तुरंत निकाल के 4.0 लेकर 5.0 में अटका दे, अब बोलेगा नहीं 5.0 कैंसिल, अब वो क्या करेगा? आलोचना। बोलेगा सरकार कितना खराब है, हमारा समय आया तो सरकार क्या कर दी, बंद। तो सरकार का क्या होगा? आलोचना। आलोचना मतलब नेगेटिव। विवादों के समाधान में किस संख्या की मुख्य भूमिका होती है जब अगर किसी तरह का कंट्राडिक्शन होता है तो? सरकार, ग्राम पंचायत और स्थानीय थाना। विवादों के समाधान में किसी तरह का विवाद हो गया, थाना आपके बीच में देखिएगा हस्तक्षेप करता है। अगर पंचायत लेवल पर है तो ग्राम पंचायत मुखिया उखिया आपके पास आ जाएंगे, और अगर उससे भी ज्यादा आगे बढ़ा तो सरकार भी आपके पास उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो जैसा स्तर का समस्या रहेगा, विवाद रहेगा, उसी स्तर पर काम होगी। लिख लिया ना, छूटा ना, छूट गया। सरकार, ग्राम पंचायत और स्थानीय थाना। गांव के आम सभा में मुखिया का क्या महत्व होता है? मुखिया का सुने नाम, अभी एक मुखिया बहुत प्रचलित भी हो रहे हैं, नहीं, वह आम सभा की अध्यक्षता करता है। मुखिया होना चाहिए बहुत अच्छा, लेकिन छोटा छोटा मुखिया होता है ना, स्पीड हो रहा है क्या? स्पीड इसलिए हो रहा है ना क्योंकि लोकतंत्र, बार बार लोकतंत्र वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम आगे बढ़ा रहे हैं।
उसको बार बार वही चीज समझा के बाय द पीपल ऑफ द पीपल फायदा नहीं है। एक ही जैसा क्वेश्चन में हम स्पीड कर दे रहे हैं, ठीक ना, और जहां नया क्वेश्चन आ रहा है उसको हम रोककर लिखवा दे रहे हैं। तो गांव के आम सभा में मुखिया का क्या महत्व है? वह आम सभा की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। 35 को ले जाने दीजिए ना। ग्राम पंचायत की सुरक्षा कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत के सदस्य। टोटल कितना क्वेश्चन है? 165 है। छोड़ना पड़ेगा आज, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है, ठीक है, आज नहीं हो पाएगा, चाह के भी नहीं हो पाएगा। तो 35 तक रहने देते हैं, नहीं रहने देते हैं, 35 तक रहने देते हैं। मेरा फिर वहां जाने में हमको लेट हो जाता है। 35 तक रहने दीजिए ना, कल इसको खत्म कर देंगे। धीरे धीरे जाइएगा सभी लोग। ऑनलाइन वाले लोग अगर किसी भी तरह की समस्या है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, आज बीपीएससी फाउंडेशन वाले जो लोग हैं उनका पॉलिटी का क्लास है। जो वहां बीपीएससी का क्लास करते हैं ना, उनका पॉलिटी का क्लास आज होगा 3 बजे से। मैथ के पहले मैथ है 2 बजे से, यहां से जाएगा मैथ, उसके बाद पॉलिटी। ऑनलाइन वाले को जो भी समस्या है जल्दी से बताइए। टेस्ट का पीडीएफ आप एसके जाट चैनल पे चले जाइए, एसके जाट पीडीएफ पे, वहां पर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे कोचिंग में भी आकर ले सकते हैं पीडीएफ। एक विद्यार्थी लिखी हैं इसी से पास हो जाएगा सर। बिल्कुल नहीं, इसके बाद जो पढ़ाया जाएगा उससे भी पास हो जाएगा कि नहीं, इसकी गारंटी कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वो पढ़ने का, आएगा कि नहीं आएगा इसका 1% गारंटी नहीं है, लेकिन देगा कहां से? अब हम बोल दे सब यहीं से आएगा तो सब बोलेगा बा देखो सर का एक भी नहीं आया, तो लेकिन आएगा यहीं से। जब बोला सब एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ाई देंगे तो फिर कहां से आएगा? प्लीज सर जी सिलेबस चैप्टर वाइज वाला डलवा दीजिए। ये आपका चैप्टर वाइज ही दिया हुआ है। ये चैप्टर है 6 स्थानीय सरकार, जो एससीईआरटी बुक में रहेगा वही रहेगा ना। मॉडर्न हिस्ट्री का पीडीएफ स्टार्ट होने के पहले ही आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन ना ले। कोचिंग मुसलमपुर हाट में है। हिस्ट्री क्लास पॉलिटी के बाद होगी। इंग्लिश वर्ड तो यूज कर ही देते हैं हमेशा, जो भी इंग्लिश वर्ड रहता है आप लोग का यूज कर ही देते हैं हम, सिर्फ लिखा हुआ नहीं रहता है। उम्मीद है एनसीईआरटी एससीईआरटी कर लेने से हो जाएगा। एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों कर लीजिए, उसके अलावा भी आपको टेस्ट सीरीज में अतिरिक्त प्रश्न बताए जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपका एग्जाम का डेट दे देगा तो 1 महीना पहले या कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले महा मैराथन करवा देंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी क्वेश्चन के साथ करवा देंगे, प्रीवियस से लेकर सारा, उसमें बहुत सारा मेकअप हो जाएगा। टेस्ट का पैसा अकाउंट से कट ही नहीं रहा है सर, कैसे ले बैच? आपके मोबाइल में कुछ इश्यू होगा, पैसा कटने को लेकर चेक कर लीजिए।
ठीक है, आपकी सारी समस्याओं को हमने देख लिया और उम्मीद है कि सारा जवाब आपको मिल गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। बंद कर दीजिए।